तो गाइज मैं आपके लिए एक नया और मज़ेदार नॉवल लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस नॉवल को एडिट और अनुवाद मैंने किया है, धन्यवाद। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अध्याय 1, पुनर्जन्म। दहाड़ दहाड़ दहाड़। एक मंच पर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, चीख रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। भीड़ के इर्द गिर्द दर्जनों कारें थीं। उनमें से ज्यादातर सुपर स्पोर्ट्स कारें थीं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जगह 2 कारें थीं जो जाने वाली थीं। एक सबसे महंगी चमकदार लाल रंग की फरारी 488 थी, जिसकी कीमत 4 मिलियन से ज्यादा थी, जबकि दूसरी सबसे सस्ती फोर्ड मस्टैंग थी, जिसकी कीमत 5 लाख थी। एक दूसरे के बगल में खड़ी 2 कारें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। ये शांगजिंग के नए युवा मास्टर लोकेश राज और पहले 4 युवा मास्टरों में से एक रणविजय मेहरा के बीच मुकाबला था। रणविजय मेहरा अपनी कार पर झुके हुए थे। उनके कपड़े मैले कुचले थे और उनके बाल लंबे थे। जब उन्होंने अपना सिर नीचे किया तो उनकी आंखें उनके बैंग से ढकी हुई थीं। कोई भी उसकी बंद आंखों को नहीं देख सकता था और उसके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर कट से वे अभी भी यंग मास्टर मेहरा की अनोखी सुंदर उपस्थिति को देख सकते थे, लेकिन उसका स्वभाव अब उदास हो गया था। जहां तक लोकेश राज की बात है, वह दाईं ओर लोगों से घिरा हुआ था, जैसे कि वह सितारों से घिरा हुआ हो। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो कि पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे है। चलो, हमेशा श्रेष्ठ यंग मास्टर मेहरा से मिलने चलते हैं। लोकेश राज ने अपना हाथ हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। यंग मास्टर मेहरा। उसके पास जाकर लोकेश राज ने देखा कि रणविजय मेहरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए उसने अजीब लहजे में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम सो रहे हो? पहले असहनीय रूप से घमंडी यंग मास्टर मेहरा अब ऐसी विकट स्थिति में है। तसक तसक, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तुम अभी भी ठंडे होने का नाटक क्यों कर रहे हो मेरे यंग मास्टर मेहरा? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके बगल में खड़े नौकर जो दिखावा करना चाहते थे, सबने एक सुर में कहा, इसकी मौजूदा शक्ल को देखते हुए मुझे लगता है कि यह एक गरीब भिखारी है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह किसी ऐसे व्यक्ति जितना भी अच्छा है जो खाना मांगता है। हो सकता है कि वह सुअर का खाना खाकर जी रहा हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मस्टैंग के बगल में एक मोटा चश्मा पहने आदमी खड़ा था, जिसकी गोद में 3 या 4 साल की एक छोटी बच्ची थी। उसके बिखरे बालों को छोड़कर बाकी सब कुछ एकदम सही था। बस इस समय उस छोटी बच्ची की साफ और बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। भीड़ द्वारा रणविजय मेहरा को डांटते हुए सुनकर वह लगभग रो पड़ी। अगर यह सामान्य समय होता तो छोटी बच्ची का प्यारा रूप कई लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करता, लेकिन अब लोकेश राज के अकेले प्रदर्शन करने का समय आ गया था। उपहास और गालियों के दौर के बाद आखिरकार रणविजय मेहरा की प्रतिक्रिया आई। रणविजय मेहरा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर एक खालीपन था। अपने सामने लोगों की हरकतों को देखकर उनकी आंखें एकाग्र हो गईं, जिनमें दुनिया के प्रति तिरस्कार की भावना भरी हुई थी। तुम चींटियां मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? रणविजय मेहरा अचानक ऐसे अजीबोगरीब शब्दों के साथ फूट पड़े। पूरा दर्शक एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल हवा में मजाक भरी हंसी भर गई। रणविजय मेहरा, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मुझे डर है कि वह मूर्ख न बन जाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सबने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जब रणविजय मेहरा ने अपने सामने का दृश्य साफ देखा तो वह दंग रह गया। क्या ये तब नहीं है जब मैं 2009 में माउंट लैंगजिंग में लोकेश राज के खिलाफ रेस कर रहा था? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं स्वर्गीय क्लेश से नहीं गुजर रहा हूँ? क्या ये हो सकता है मैं वापस आ गया हूँ? मैं स्वर्गीय विपत्ति के आकाश पर दिव्य वज्रपात द्वारा पुनर्जन्म लिया गया था। रणविजय मेहरा की आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी। रणविजय मेहरा की यादों में 5 साल पहले मेहरा परिवार शांगजिंग के 8 महान परिवारों में से एक था। उस समय रणविजय मेहरा के पिता कुलपति थे, इसलिए रणविजय मेहरा को न तो स्वर्ग का डर था और न ही धरती का। हालांकि जब उनका परिवार विमान से यात्रा कर रहा था तो उन्हें बीच रास्ते में एक हवाई दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता और बहन की मृत्यु हो गई। दूसरे चाचा मेहरा संजय को मालिक नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने मेहरा परिवार को गिरने से नहीं रोका। रणविजय मेहरा को बहुत बड़ा झटका लगा था और उन्हें लगा कि उनके परिवार की हत्या की जा रही है, इसलिए उन्होंने मेहरा संजय की जांच शुरू कर दी, जो हमेशा अपने पिता से नफरत करता था। लेकिन पता चलने के बाद इस तथ्य के साथ कि रणविजय मेहरा ने पहले भी कई लोगों को नाराज किया था, उन्हें मेहरा परिवार से बाहर निकाल दिया गया। 5 साल हो चुके थे और रणविजय मेहरा जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे इस मामले की गहन जांच करना चाहते थे। उनके दिन कठिन थे, लेकिन वे माउंट लैंगजिंग में हुई घटना तक अपनी बात पर अड़े रहे। उन्हें याद आया कि जब वे माउंट लैंगजिंग में गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें गंभीर चोटें लगी थीं और दोनों हाथ कट गए थे। एक चट्टान से कूदने से पहले वे 5 साल तक हौंफते रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे दुर्घटनावश साधना की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। जब वे पहली बार साधना के संपर्क में आए तो रणविजय मेहरा ने तुरंत अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता खजाने को सूंघने वाली नाक को जागृत कर लिया।
इस क्षमता पर भरोसा करते हुए रणविजय मेहरा ने 500 वर्षों की अवधि में विभिन्न प्रकार के खजाने का उपयोग करके अपनी साधना को बलपूर्वक बढ़ाया। लेकिन किसने सोचा होगा कि स्वर्गिक क्लेश को पार करते समय वह अपनी अस्थिर नींव के कारण एक भी वार को झेलने में असमर्थ हो जाएगा। 5 साल पहले क्यों नहीं? रणविजय मेहरा की अभिव्यक्ति एकाकी हो गई। अपने रिश्तेदारों के जाने से पहले वह एक युवा के रूप में बहुत छोटा और बहुत अहंकारी था। उसने अपने पिता को बहुत परेशान किया था और उसने बहुत सी ऐसी बातें भी कही थी जो उसकी मां को दुखी करती थीं। हालांकि उस समय रणविजय मेहरा विद्रोही था, लेकिन अपने माता पिता के लिए उसका प्यार दूसरों से कम नहीं था। भले ही यह अगले 500 वर्षों की साधना के दौरान हो, रणविजय मेहरा हमेशा एक वाक्य के बारे में सोचते थे। पेड़ शांति चाहता है लेकिन हवा नहीं रुकती, बच्चा बड़ा होना चाहता है लेकिन माता पिता जीवित नहीं हैं। रणविजय मेहरा। एक उदास आवाज ने रणविजय मेहरा के विचारों को बाधित किया। उसने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि लोकेश राज उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। 5 साल पहले तुमने मुझे शांगजिंग सिटी से भगा दिया था। 5 साल बाद मैं लॉस एंजल्स कार किंग लोकेश राज एक मजबूत तरीके से वापस आऊंगा, लेकिन तुम रणविजय मेहरा एक सुअर या कुत्ते से भी बदतर हो जाओगे। याद रखो, मैं लोकेश राज तुम्हें रणविजय मेहरा आज शांगजिंग सिटी से बाहर जाने दूंगा। ओह, इतना शक्तिशाली? रणविजय मेहरा ने चौंक कर पूछा और मना कर दिया। तो मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। लोकेश राज तुरंत चौंक गया और उसके चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगीं। उसे लगा जैसे मुट्ठी हवा में लगी हो और चोर असहज महसूस कर रहा था। रणविजय मेहरा, मैं इस प्रतियोगिता के लिए तुम्हें थोड़ा बोनस दे रहा हूं। लोकेश राज ने अपने हाथ में फरारी की चाबी हिलाई और कहा, जब तक तुम जीते हो ये कार तुम्हारी है। तो मेरे लिए मना करना मुश्किल होगा। रणविजय मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, लोकेश राज ने व्यंग्य किया। उसने अपना हाथ उठाया और उपस्थित सभी लोगों को आदेश दिया, स्क्रीन लगाओ। उस शब्द के साथ उसके पीछे खड़े लोगों ने कई टेलीविजन स्क्रीन लगा दी और उसी समय माउंट लैंगजिंग के विभिन्न हिस्सों से रिमोट कंट्रोल विमान ऊपर उठे। एक एक करके स्क्रीन खोलते हुए रिमोट कंट्रोल विमान पर लगे कैमरे वापस आ गए, जिससे पूरा माउंट लैंगजिंग अंदर चमकने लगा। तैयार हो जाओ। लोकेश राज ने चुपके से उस मोटे आदमी को सिर हिलाया जो जंगली घोड़े के पीछे बैठा था और फरारी पर बैठ गया। हालांकि जैसे ही रणविजय मेहरा फोर्ड मस्टैंग में प्रवेश करने वाले थे, पीछे से एक डरपोक और बचकानी आवाज आई, डैडी चलो बुरे लोगों को मारो। रणविजय मेहरा चौंक गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि छोटी राजकुमारी मोटे आदमी के पैरों के पास खड़ी थी। इतनी प्यारी लड़की किसी को डैड क्यों कहेगी? रणविजय मेहरा हंसे और अपना सिर हिलाया। बड़े भाई हान, तुम जरूर जीतोगे। मोटे आदमी ने रणविजय मेहरा की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं, एक उत्साहवर्धक भाव दिखाते हुए। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारी कार मेरे लिए किस्मत लेकर आएगी। रणविजय मेहरा ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, फिर जंगली घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। बिकनी पहने एक लंबी सुंदरी अपने हाथों में 2 छोटे झंडे लेकर दोनों कारों के सामने चली गई और उन्हें ऊपर उठा दिया। तैयार हो जाओ। दोनों कारों के इंजन एक साथ गुस्से से गरजे। फरारी के अंदर लोकेश राज के मुंह पर गर्व भरी मुस्कान थी। पीछे मोटे आदमी ने एक सार्थक मुस्कान प्रकट की। उसके पैरों पर प्यारी राजकुमारी की आंखें भय और चिंता से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए और रणविजय मेहरा जो जंगली घोड़ा गाड़ी के अंदर था, उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान लगी हुई थी। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सांठ-गांठ कर रहे हो। दुर्भाग्य से मैं अब पहले वाला नहीं रहा। भले ही अभी मेरे पास कोई साधना न हो, फिर भी तुम चींटियां मुझे कैसे भड़का सकती हो? अध्याय 2 शानदार। शुरू करो। अचानक भीड़ की जय जयकार और चीख पुकार के बीच दोनों कारें बिजली की तरह आगे बढ़ीं। लोग इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर भागे और हवा में रिमोट कंट्रोल विमान के नजरिए से दोनों कारों के बीच मुकाबला देखा। बड़े भाई लोकेश की शुरुआती गति बहुत तेज है। बेशक दोनों कारें एक ही स्तर पर भी नहीं हैं। आखिरकार बड़े भाई लोकेश में एक पेशेवर गेमर की ताकत है। लेकिन रणविजय मेहरा के लिए उन्होंने 5 सालों में स्पोर्ट्स कार को छुआ तक नहीं है न? स्क्रीन से लियू लोकेश की फरारी 5 सेकंड के बाद उनसे 10 मीटर आगे थी। इन 10 मीटर को कम मत समझिए। घुमावदार सड़क के पहले हिस्से में दोनों कारें एक के बाद एक कई महीन चट्टानों से गुजरीं। पहाड़ की चोटी तक टायरों के जमीन से रगड़ने की आवाज सुनी जा सकती थी। लोकेश राज लॉस एंजल्स के कार किंग होने के योग्य हैं। उनकी अपनी अनूठी समझ और प्रतिभा है। मध्यम आयु वर्ग के एक गंजे व्यक्ति से चर्चा चल रही थी। वह एक पेशेवर स्पोर्ट्स कार कमेंटेटर था। जब वह बात कर रहा था तो अचानक आश्चर्य से बोला, अरे, किसने सोचा होगा कि रणविजय मेहरा की ड्रिफ्टिंग लियू लोकेश से कहीं बेहतर थी। वह वाकई दूरी और ताकत के मामले में कुशल होने की क्षमता रखता है। कैमरे से नीली फोर्ड मस्टैंग की गति और सटीकता फरारी की तुलना में अधिक सहज थी। धीरे धीरे दोनों कारों के बीच की दूरी और कम होती गई। ये देखते हुए कि मस्टैंग उसे पछाड़ने वाली है, फरारी ने एक तरफ से दूसरी तरफ झुकना शुरू कर दिया, एक तेज स्थिति में आ गई। इससे मस्टैंग की प्रगति भी धीमी हो गई। हाँ, लियू लोकेश का कौशल बुरा नहीं है, बस उसे अगले लंबे मोड़ पर ध्यान देना है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह आगे निकल जाएगा। गंजे ने स्क्रीन पर नजर डाली और कहा। दोनों कारें एक के बाद एक सड़क के लंबे मोड़ पर चली गईं।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, लोकेश राज ने कार को नियंत्रित किया और रणविजय मेहरा की कार को आगे नहीं जाने दिया। ये देखने के बाद गंजे ने प्रशंसा की, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये चाल बहुत ही आकर्षक है। ठीक है, आखिरकार वह मेरा बड़ा भाई लोकेश है। एक तुच्छ रणविजय मेहरा बड़े भाई लोकेश का मुकाबला कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। अगला ट्रैक का सीधा खिंचाव है, जिसके बाद वे माउंट लैंगजिंग में सड़क के आखिरी और सबसे कठिन हिस्से तक पहुंचेंगे, 9 मोड़ और 18 मोड़। अगला ट्रैक का सीधा खिंचाव है, जिसके बाद वे माउंट लैंगजिंग में सड़क के आखिरी और सबसे कठिन हिस्से तक पहुंचेंगे। गंजे ने बोलते हुए अपनी ठुड्डी को सहलाया। यकीनन दोनों गाड़ियां सीधे रनवे पर आ गईं और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गईं। इस समय कोने में खड़े मोटे आदमी की आंखों में एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसी समय जंगली घोड़ागाड़ी के अंदर रणविजय मेहरा के मुंह पर भी वैसी ही मुस्कान थी। यकीनन ब्रेक सिस्टम खराब है। अपने पिछले जन्म में वह सड़क के मोड़ पर कार पलटते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था, क्योंकि वह धीमा नहीं कर पाया था। इसका कारण उसका पूर्व भाई साहिल सिंह था। कुछ साल पहले वह एक आवारा था जो किस्मत के कारण रणविजय मेहरा के पीछे पीछे घूमता था। हालांकि रणविजय मेहरा छोटा था, फिर भी वह अपने छोटे भाई के प्रति बहुत दयालु था और उसकी मदद से साहिल सिंह ने कुछ नौकरियां हासिल कर ली थीं। वह एक पुरानी कार की दुकान चलाता था और शांगजिंग में उसके पास कार हाउस थे। उसने 5 मिलियन से ज्यादा की बचत की थी, जिससे उसका जीवन बहुत आरामदायक हो गया था। लेकिन 5 साल पहले जब रणविजय मेहरा के साथ कुछ हुआ तो उसने उसे बिल्कुल भी नमस्कार नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले ही उसने पाखंडी तरीके से उससे अपने रिश्ते के बारे में संपर्क किया था। हालांकि असल में मैं धीमा होने का इरादा भी नहीं रखता। रणविजय मेहरा हल्के से हंसे। आमतौर पर ब्रेक के बिना बहाव मुश्किल होता है, लेकिन इस दुनिया में कोई निरपेक्ष नहीं है। रणविजय मेहरा का अपनी शक्ति पर सटीक नियंत्रण इस बंधन को तोड़ सकता था। इस समय लोकेश राज अभी भी रणविजय मेहरा के दाईं ओर कार को नियंत्रित कर रहा था, जब तक कि वे 9 घुमावदार मार्ग के 18 प्रवेश द्वारों तक नहीं पहुंच गए। तुम्हें पता चला कि तुम धीमा नहीं कर सकते, लोकेश राज ने उस फोर्ड को देखते हुए व्यंग्य किया जो उससे आगे निकल गई थी। उसकी आंखों में कार के विनाश की प्रत्याशा का एक निशान था। दूसरी तरफ स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे लोग सदमे में थे। वह धीमा नहीं पड़ रहा है। क्या वह जीना नहीं चाहता था? अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम चट्टान से गिर जाओगे। गंजे आदमी ने भौहें सिकोड़ी। अरे, क्या रणविजय मेहरा बहुत बोल्ड नहीं है? मुझे लगता है कि वह वाकई काफी जी चुका है। अगर वह जल्दी मर जाता तो वह भी मर जाता। शायद वह इससे उबर भी गया हो। उद्धरण चिन्ह। पीछे कोने में साहिल सिंह के पैरों के पास बैठी प्यारी लड़की अपने सामने खड़े लोगों के सिर्फ पैर ही देख पा रही थी, लेकिन रणविजय मेहरा के प्रति सभी के उपहास को सुनने के बाद वह रोने लगी मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। डैडी, चुप रहो, रोना बंद करो और मैं तुम्हें मारूंगा। साहिल सिंह ने गुस्से से देखा और चिल्लाया। 3-4 साल की बच्ची इतनी सारी बातें कैसे समझ सकती है? साहिल सिंह से डरकर वह और भी जोर से रोने लगी। साहिल सिंह का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने बच्ची को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ये देखकर कि बहुत से लोग उसे बगल से देख रहे थे, साहिल सिंह ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अजीब तरह से हंसने लगा। कितनी प्यारी बच्ची है। जब एक 20 वर्षीय महिला ने दयनीय रोती हुई छोटी राजकुमारी को देखा तो वह उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ी। क्या मैंने क्या देखा? भीड़ के सामने गंजे आदमी के मुंह से अविश्वास की चीख निकली। फोर्ड ने बिल्कुल भी गति नहीं धीमी की और वह सीधे 9 कोनों और 18 मोड़ों में घुस गई। पहला मोड़ एक अर्धवृत्त था और मस्टैंग ने मुड़कर उसे एक अलंकृत बहाव के साथ पार किया। दूसरे मोड़ पर धीमा नहीं हुआ। दूसरा मोड़ 90 डिग्री का था और तीसरा शंकुकार मोड़ था। चूंकि दोनों मोड़ एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए उनका तेज रफ्तार से पहाड़ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। सभी की नज़र में फोर्ड मस्टैंग अभी भी पूरी रफ्तार से चल रही थी, बिल्कुल भूतिया रथ की तरह। ये दूसरे मोड़ से घूमकर तीसरे मोड़ में घुस गई। ये खत्म हो गया, ये रफ्तार कभी नहीं रुकेगी। गंजे आदमी ने दया से आह भरी। हालांकि अगले ही पल जो दृश्य हुआ उसने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। उसने देखा कि फोर्ड मस्टैंग, जो तेज रफ्तार से चल रही थी, तीसरे मोड़ पर पहुंचने से पहले 360 डिग्री घूम गई। पहले मोड़ के बाद कार मोड़ में घुस गई। दूसरे मोड़ पर कार शंकुकार मोड़ को पार कर गई। तीसरे मोड़ के बाद कार पहले ही चौथे मोड़ की ओर बढ़ चुकी थी। हे भगवान, ये किस तरह का ड्राइविंग कौशल है? 3 चक्कर और 360 डिग्री, उसने ये कैसे किया? वह 9 घुमावदार पथ में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है और धीमा नहीं हुआ। रणविजय मेहरा, वह माउंट लैंगजिंग की किंवदंती लिखना चाहता है। हर कोई अचंभित था। वे जंगली घोड़ों को सुंदर मोड़ लेते हुए देखकर आश्चर्यचकित थे, सभी 9 मोड़ों के माध्यम से अपनी पूरी गति बनाए रखते हुए। एक मोड़ मोड़ने के बाद फोर्ड वाइल्ड हॉर्स एक जंगली जानवर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इस समय लियो लोकेश की फरारी ने ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक भोंगा हो, और उसके बाद ही वह धीरे धीरे चौथे मोड़ से आगे निकल गया। कुछ मिनट बाद एक हिंसक गड़गड़ाहट के साथ मस्टैंग ने प्लेटफॉर्म पर वापस खींच लिया, अभी भी पूरी गति से। 10 अलंकृत 360 डिग्री पर ये रुक गया। आगे की खड़ी ढलान का सामना करना पड़ा। बम! रणविजय मेहरा कार से उतरे और दरवाजे के खिलाफ झुक गए।
उसका शरीर अभी भी ढीला था और उसके बाल अभी भी अस्त व्यस्त थे, इस हद तक कि उसकी हरकतें पहले जैसी ही थीं। 7 मिनट और 30 सेकंड, यह एक भयानक रिकॉर्ड है, अभूतपूर्व। गंजे आदमी ने विस्मय में कहा, अगर वह फरारी भी चलाता तो समय कम हो जाता। माउंट लैंगजिंग का सबसे तेज रिकॉर्ड 10 मिनट 20 सेकंड है ना? भगवान, रणविजय मेहरा बहुत ताकतवर है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। आह, बड़ा भाई लोकेश उससे हार जाता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपना सिर हिलाया और विलाप किया, लेकिन साहिल सिंह के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। जब उसने अपना सिर घुमाया और छोटी लड़की को देखा जो रो रही थी और डैडी कह रही थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने छोटी लड़की को उठाया और रणविजय मेहरा की ओर चल दिया। जैसा कि मेरे बड़े भाई हान से उम्मीद थी, कमाल है, साहिल सिंह ने खुश होकर कहा। हे, आपकी कार अभी भी सबसे अच्छी है, अन्यथा मैं जीत नहीं पाता, रणविजय मेहरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। डैडी, इस समय साहिल सिंह की गोद में छोटी राजकुमारी लगातार संघर्ष कर रही थी। उसकी आवाज़ नर्म थी और उसकी आंखों के कोनों से अभी भी आंसू लटक रहे थे। रणविजय मेहरा ने अवचेतन रूप से छोटी राजकुमारी को अपनी बाहों में पकड़ लिया, हल्की हंसी निकाली और कहा, सुंदर लड़की, तुम मुझे डैडी क्यों कहती हो? दूसरी ओर छोटी लड़की रोते रोते थक गई थी और वहां बहुत देर तक खड़ी रहने के बाद वह रणविजय मेहरा की बाहों में सो गई। क्या यह आपकी बेटी है? रणविजय मेहरा ने उदासीनता से पूछा। मेरी इतनी प्यारी बेटी कैसे हो सकती है? हाँ, बड़े भाई हान, क्या वह आपकी बेटी नहीं है? साहिल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बेटी कैसे हो सकती है? तो फिर मुझे नहीं पता। संक्षेप में, आप इस छोटी बच्ची को यहाँ लाए हैं और वह हमेशा आपको डैडी कहती है। क्या आपने अभी मुझे उसकी देखभाल करने के लिए नहीं कहा था? क्या आप भूल गए? साहिल सिंह ने उत्सुकता से पूछा। मेरी बेटी? रणविजय मेहरा की आंखें जो उसके बैंग्स के नीचे छिपी हुई थीं, एक बेटी कहीं से प्रकट हुई थी। क्या हो रहा था? इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ सोच पाता, लोकेश की फरारी कई धमाकों के बाद वापस आ गई। कार किनारे रुकी और थोड़ी देर बाद पीला पड़ चुका लोकेश राज उतर गया। उसने 30% हैरानी और 70% नाराजगी के साथ रणविजय मेहरा को देखा और बड़े कदमों से आगे बढ़ा। इस समय मंच पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उसी जगह पर टिकी हुई थीं। क्या तुम मेरे साथ एक और मैच खेलने की हिम्मत करोगे? लोकेश राज ने दांत पीसते हुए कहा। हे, मुझे एक हारे हुए प्रतिद्वंद्वी के साथ अपना समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रणविजय मेहरा मुस्कुराया और कहा, कार की चाबियां सौंप दो। ये सुनकर लियू लोकेश की आंखें लाल हो गईं। उसके दाहिने हाथ ने कार की चाबी को कसकर पकड़ लिया और उसने घृणा से कहा, हम 1 महीने में मैच खेलेंगे। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वह इसके लिए राजी नहीं होता तो वह रणविजय मेहरा को जाने नहीं देता। ठीक है, मुझे कार की चाबियां दे दो। रणविजय मेहरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लोकेश राज ने गुस्से में कार की चाबियां रणविजय मेहरा के हाथों में थमा दी। उसने अभी अभी नई कार खरीदी थी। पहली बार जब कार चलनी शुरू हुई तो उसे किसी और ने खरीद लिया। रणविजय मेहरा ने लाल रंग की फरारी की चाबियां उठाईं और अपनी गोद में बैठी छोटी राजकुमारी को आगे की सीट पर बिठाया। उसने कार स्टार्ट की और 100 मीटर तक कार चलाई, फिर सड़क के किनारे रुका, रियरव्यू मिरर से सड़क के किनारे को देखता रहा। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद भीड़ छोटे छोटे समूहों में चली गई। अध्याय 3 बेटी। साहिल सिंह इस समय लियू लोकेश से माफी मांग रहा था और उसे कुछ समझा रहा था। हालांकि ये देखा जा सकता था कि लियू लोकेश ने साहिल सिंह के चेहरे पर 5-5 बार थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद लियू लोकेश अपने दोस्त की कार में घुस गया और चला गया। मुझे कैसे पता था कि रणविजय मेहरा वह बकवास जीत पाएगा? मुझे यकीन है कि मैंने कार के साथ जरूर ट्विंकल किया था। लानत है, साहिल सिंह ने गुस्से में गाली देते हुए अपनी फोर्ड मस्टैंग में घुसकर पैडल पर पैर रखा। वूम! फोर्ड मस्टैंग तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन जब साहिल सिंह ने ब्रेक पर पैर रखा तो उसने पाया कि जिस कार के साथ उसने ट्विंकल किया था उसका ब्रेक वास्तव में काम नहीं कर रहा था। वह जिस खड़ी पहाड़ी ढलान के करीब पहुंच रहा था, उसे देखते हुए साहिल सिंह का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। धमाका धमाका धमाका! पूरे वुल्फ माउंटेन में कार के पलटने की तेज आवाज गूंज उठी, जिससे वहां से निकल रहे अन्य लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे पलटकर देखने लगे कि क्या हुआ। रणविजय मेहरा के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया जब उन्होंने फरारी स्टार्ट की और धीरे धीरे वुल्फ माउंटेन से बाहर निकले। अभी रणविजय मेहरा शांगजिंग सिटी के वुहुआन रोड पर एक जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे थे। अपार्टमेंट की ओर जाते समय रणविजय मेहरा ने सोचना शुरू किया, अभी तक मेरे पास क्यूई का एक निशान भी नहीं है और मैं वर्तमान में किसी भी साधना तकनीक को घुमाने में सक्षम नहीं हूँ। मूल रूप से मैं अभी एक नश्वर हूँ। मेरी स्थानिक अंगूठी भी चली गई है। रणविजय मेहरा के चेहरे पर एक हल्का सा दर्द था। मैंने 500 वर्षों में जो खजाने इकट्ठा किए थे वे सब चले गए। अभागे 9वें स्वर्ग के देवता थंडर, जब से तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया है तुमने मुझे कुछ खजाने क्यों नहीं दिए? उद्धरण चिन्ह। रणविजय मेहरा ने कुछ देर तक अपने आप से बड़बड़ाया और उसके बाद तुरंत उन विचारों के बारे में सोचना बंद कर दिया। रणविजय मेहरा का चरित्र ऐसा ही था, खुले विचारों वाला और आशावादी।
वह किसी मामले को लेकर बहुत जिद्दी नहीं होता। बेशक हर चीज के लिए एक सीमा होती है। एक बार सीमा पार हो जाने के बाद रणविजय मेहरा हठपूर्वक उस मामले को अंत तक संभालता। अगर ऐसा नहीं होता तो वह 5 साल तक शांगजिंग शहर में बेताब होकर नहीं रहता और जाने को तैयार नहीं होता। क्या मेरे पास अभी भी कोई और खजाना है? रणविजय मेहरा सोचने लगा। उसके पास खजाने की संख्या बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि उसे कुछ हद तक याद भी नहीं था कि उसके पास कितने खजाने हैं। अचानक रणविजय मेहरा की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपना हाथ अपने बाएं कान की ओर बढ़ाया। कुछ देर तक उसके बाएं कान को खोदने के बाद एक चीज जो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी थी और सुई की नोक जैसी दिख रही थी, उसे खोदकर निकाला गया। सुई की नोक का पूरा शरीर क्रिस्टल सफेद था, जो बिल्कुल अमर जैद जैसा लग रहा था। कुछ देर तक उसे देखने के बाद रणविजय मेहरा की आंखों में उत्साह और भी गहरा होता गया। 9वें स्वर्ग के देवता थंडर, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में मेरे लिए अंत में एक खजाना छोड़ दिया है। थंडर यांग ट्री और कुछ बीज, ये वही चीजें हैं जिनकी मुझे साधना में शामिल होने के लिए जरूरत थी। थंडर यांग ट्री का यांग यिन और यांग का यांग है। बड़ी साधना दुनिया में थंडर यांग ट्री भी एक अपेक्षाकृत दुर्लभ खजाना था। इसकी क्षमताएं बहुत ही भयानक थीं। यह एक ऊर्जा स्रोत होने और आध्यात्मिक औषधीय जड़ी बूटियों को पोषण देने में सक्षम होने के अलावा थंडर यांग वुड भी उगा सकता था। थंडर यांग वुड एक प्रकार की लकड़ी थी जो बहुत सारी औषधीय गोलियों के लिए आवश्यक थी। भले ही कोई व्यक्ति लकड़ी को बर्बाद कर दे और सीधे लकड़ी की ऊर्जा को अवशोषित कर ले, लेकिन लकड़ी की ऊर्जा ही उस व्यक्ति को तुरंत ही ज्यामितीय दायरे में पहुंचने में सक्षम बना सकती है। हालांकि थंडर यांग ट्री हर 100 साल में एक बार ही थंडर यांग वुड को विकसित करने में सक्षम है। पुनर्जन्म से ठीक पहले और स्वर्गीय क्लेश से गुजरने से ठीक पहले मुझे याद आया कि यह थंडर यांग वुड को विकसित करने वाला था। इसलिए थंडर यांग वुड को विकसित होने में लगभग 5 साल लगने चाहिए। रणविजय मेहरा ने अपना सिर हिलाया। इसके बारे में भूल जाओ, चाहे कितना भी समय लगे। सबसे पहले मुझे थंडर यांग ट्री को लगाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी और पहली बार निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करना होगा। ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मैं क्यूई रिफाइनिंग दायरे तक पहुंच पाऊंगा। उस समय मैं अपनी ट्रेजर स्मेलिंग नोज का उपयोग कर पाऊंगा। थंडर यांग ट्री के भीतर मैंने जो बीज डाले हैं उन्हें जोड़कर मेरा भविष्य उज्ज्वल लगता है। ये सोचते हुए रणविजय मेहरा खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। रणविजय मेहरा की हंसी की आवाज सुनकर थोड़ी देर सोई हुई छोटी राजकुमारी जाग गई। जागने के बाद छोटी राजकुमारी ने अपनी आंखें रगड़ी और रणविजय मेहरा को देखकर हैरान हो गई और मीठी आवाज में बोली, पापा मुझे भूख लगी है। रणविजय मेहरा की हंसी रुक गई और उसने अपना सिर घुमाकर छोटी राजकुमारी को देखा। एक पल के लिए वह वास्तव में इस छोटी लड़की के बारे में भूल गया। छोटी लड़की, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। हम मेरे घर पहुंचने वाले हैं। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगा। रणविजय मेहरा ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। ये सुनकर छोटी राजकुमारी के चेहरे पर अन्याय और शर्म का भाव था। वह बात करना चाहती थी, लेकिन साथ ही बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा कि वह उसके पिता नहीं हैं। पुराने अपार्टमेंट के नीचे खड़ी फरारी को देखकर, दूसरों को देखकर एक तरह की असंगत भावना हो रही थी। छोटी राजकुमारी को ऊपर ले जाकर अपने कमरे में प्रवेश करते ही देखा जा सकता था कि न केवल फर्नीचर पुराना और जर्जर था, बल्कि कमरा भी अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त था। केवल बिस्तर पर पड़ा छोटा कंबल और बिस्तर के पास रखा गुलाबी सूटकेस ही नया था। क्या स्थिति है? रणविजय मेहरा की भौहें तन गईं। सोफे पर बैठकर उसने छोटी राजकुमारी को अपने सामने कॉफी टेबल पर बिठाया और विस्तार से उसकी जांच की। छोटी लड़की का चेहरा बहुत सुंदर था। उसकी भौहें सुंदर थीं, छोटी और नाजुक नाक, बड़ी चमकदार आंखें, चेरी जैसे होंठ जो विलो के पत्ते की तरह पतले थे और राजकुमारी की तरह आकर्षक थे। हालांकि उसकी 5 इंद्रियां रणविजय मेहरा की मर्दानगी से मेल नहीं खाती थीं। 5 इंद्रियां नाक, आंख, होंठ, जीभ और कान को संदर्भित करती हैं। हालांकि ये भी सौभाग्य की बात थी कि वह रणविजय मेहरा की मर्दानगी से मेल नहीं खाती थी। वरना अगर एक छोटी सी जवान औरत मर्दाना दिखे, अरे बस ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सच में मेरी बेटी है, ये सही नहीं हो सकता, रणविजय मेहरा ने खुद से कहा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक दर्द भरा उबाल आया। ये 20 जोड़ साल की यादों का उभार था। इस पल रणविजय मेहरा को भी सब कुछ समझ में आ गया। पता चला कि जब उसकी 500 साल की यादें उसके इस शरीर में घुसी तो उसने कुछ पल के लिए शरीर की 20 जोड़ साल की यादों को दबा दिया और बस अब जाकर सारी यादें एक साथ मिलनी शुरू हुईं। अपने इस वर्तमान जीवन की 20 जोड़ साल की यादों को आत्मसात करने के बाद रणविजय मेहरा कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। इस जीवन में विकास की दिशा क्यों बदल गई? अपने पिछले जीवन में उसके माता पिता और बहन को एक हवाई दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी उसकी यादों में उसके माता पिता 5 साल पहले विचित्र तरीके से गायब हो गए। उसके दूसरे चाचा संजय मेहरा अभी भी अपने पूरे परिवार से नफरत करते थे। उसकी बहन घर से भाग गई और उसका ठिकाना अज्ञात था। हालांकि उसकी बहन हर महीने उसे पैसे ट्रांसफर करती थी और खुद के लिए उसे अभी भी संजय मेहरा ने अपने पिछले जन्म की तरह ही मेहरा परिवार से बाहर निकाल दिया था। क्या ये भगवान मुझे मेरे पछतावे के लिए क्षतिपूर्ति करने का मौका दे रहा है?
रणविजय मेहरा की आंखों में खुशी की भावना देखी जा सकती थी। उन यादों को प्राप्त करने के बाद रणविजय मेहरा को भी आखिरकार अपने सामने इस छोटी लड़की की उत्पत्ति का पता चला। उसकी मां का नाम अनन्या शर्मा था। रणविजय मेहरा उसे नहीं जानते थे और केवल इतना जानते थे कि वह एक अलग थलग सेलिब्रिटी थी जिसने कभी कई बॉक्स ऑफिस फिल्मों में अभिनय किया था। 5 साल पहले जब अनन्या शर्मा अपने करियर के शिखर पर पहुंचने वाली थी, उसी समय रणविजय मेहरा भी रसातल में गिर गए थे और भोगावाद के शिखर पर पहुंच गए थे। एक हीरो द्वारा एक सुंदरी को बचाने के अवसर के बाद दोनों संयोग से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। हालांकि किसने सोचा होगा कि जो गोली चली थी वह इतनी सटीक होगी, और यहां तक कि अनन्या शर्मा ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि वह अपने करियर के शिखर पर पहुंचने से ठीक पहले रिटायरमेंट ले लेंगी और उत्तरी अमेरिका में जाकर रणविजय मेहरा के सामने मौजूद नन्ही राजकुमारी को जन्म देंगी। जब यह नन्ही राजकुमारी 4 साल की होने वाली थी तो उसने झगड़ना शुरू कर दिया कि उसे अपने पिता चाहिए। उस समय अनन्या शर्मा ने रिटायरमेंट से वापस आकर मनोरंजन उद्योग में वापस जाने का इरादा किया और इस तरह वह भारत वापस आ गईं। भारत पहुंचकर अनन्या शर्मा ने छोटी राजकुमारी को सीधे इस जर्जर अपार्टमेंट में ले आए और उसे रणविजय मेहरा के साथ रहने के लिए सिर्फ 7 दिन दिए। शायद अनन्या शर्मा भी छोटी राजकुमारी को उसके इस निराश पिता से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। जब रणविजय मेहरा और अनन्या शर्मा मिले तो अनन्या शर्मा की उदासीनता के कारण रणविजय मेहरा के अंदर अहंकार की भावना भड़क उठी और दोनों में खूब झगड़ा हुआ। अंत में अनन्या शर्मा ने अपने दांत पीसते हुए वहां से चली गई, जबकि रणविजय मेहरा इस बात से घृणा करते हुए मन ही मन सोच रहा था, सेलिब्रिटी सिर्फ एक्टर्स ही होते हैं, वह किस लिए अलग थलग अभिनय कर रही थी। बेशक पुनर्जन्म से पहले रणविजय मेहरा की यही राय थी। आज तीसरा दिन था जब रणविजय मेहरा की जिंदगी में छोटी लड़की का अस्तित्व जुड़ गया था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह छोटी लड़की वास्तव में उसकी अपनी बेटी थी, रणविजय मेहरा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वह छोटी लड़की को अचंभित होकर देखता रहा और दुख से बुदबुदाया, एक बच्चा जिसके पास हैंडल नहीं है। भगवान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर मेरी बच्ची के पास हैंडल नहीं है तो मैं अपनी रूढ़िवादिता को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? एक पल में उसके अंदर भावनाएं उमड़ पड़ी और उसने उदास होकर कॉफी टेबल पर रखी एक सिगरेट उठाई, उसे जलाया और सिगरेट से एक गहरी कश ली। खांसी खांसी खांसी। छोटी राजकुमारी सिगरेट के धुएं से घुटकर खांसने लगी। इससे रणविजय मेहरा का हाथ रुक गया। हालांकि वह चाहता था कि उसका रूढ़िवादिता आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा हो, लेकिन वह छोटी लड़की आखिरकार उसकी अपनी बेटी ही थी। रणविजय मेहरा ने सिगरेट बुझाते हुए आह भरी और बच्ची के लिए दूध का प्याला बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद डैडी, छोटी राजकुमारी ने डरते डरते कहा। अपनी बेटी की शर्मीली सूरत को देखते हुए रणविजय मेहरा ने एक बार फिर आह भरी। अगर यह बेटा होता तो उसे लगता कि बोलने का अंदाज कुछ इस तरह होता, पापा मुझे भूख लगी है, अब और मत घबराओ और जल्दी से मेरे लिए एक प्याला दूध बना दो। उसके सामने खड़ी उसकी बेटी शर्मीली और नाजुक थी। हालांकि जितनी जल्दी उसके मन में ये भावनाएं आई उतनी ही जल्दी गायब भी हो गईं। कुछ ही देर बाद रणविजय मेहरा उस छोटी बच्ची को ध्यान से देखने लगे जो इस समय शालीनता से दूध पी रही थी। अनजाने में ही उसके चेहरे पर कोमलता की एक झलक दिखाई दी। दूध पीने के बाद छोटी लड़की ने बेबी बोतल को कॉफी टेबल पर रख दिया, फिर अपनी दोनों पतली और छोटी भुजाओं को फैलाते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, डैडी गले लगो। रणविजय मेहरा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और छोटी लड़की ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, डैडी आप मेरे हीरो, आई लव यू हैं। छोटी लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके पिता लापरवाह थे और उसने सीधे रणविजय मेहरा के गालों पर चूमा। एक पल में रणविजय मेहरा का दिल उस चुंबन से पिघल गया। इस चुंबन ने रणविजय मेहरा को गर्मजोशी और कोमलता का एहसास कराया जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। इस तरह के पारिवारिक प्यार ने रणविजय मेहरा के 500 साल के अकेलेपन के खोखलेपन को जल्दी से भर दिया। आखिरकार मुझे एक बच्चा हुआ तो एक बेटी होनी चाहिए। क्या यह नहीं कहा जाता है कि एक बेटी एक विचारशील छोटी सूती गद्देदार जैकेट की तरह होती है ना? रणविजय मेहरा खिलखिलाकर हंसने लगे। हालांकि उनकी गोद में बैठी नन्ही राजकुमारी को नहीं पता था कि उनके पिता क्यों हंस रहे हैं, लेकिन उन्हें हंसता देख नन्ही राजकुमारी भी हंसने लगी। एक पल में ही कमरा हंसी और सुकून से भर गया। बेटी, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई नाम दिया है? रणविजय मेहरा ने धीरे से पूछा। खुद उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी मर्दाना आवाज वाकई इतनी कोमल आवाज निकाल पाएगी। हाँ, माँ ने मुझे पहले ही नाम दे दिया है, टिल्डर। नन्ही राजकुमारी ने अपना हाथ उठाया और खुद की ओर इशारा करते हुए प्यारी आवाज में बोली, मेरा नाम एमिली है। बोलने के बाद रणविजय मेहरा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह तुरंत गायब हो गई और यहाँ तक कि उनकी आंखों के कोने की मांसपेशी भी फड़कती हुई दिखाई दे रही थी, जो ये बता रही थी कि वे अभी कितने असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। एमिली, रणविजय मेहरा ने गुस्से से कहा, ये औरत वाकई खत्म हो चुकी है। अपनी बेटी का सरनेम मेहरा न रखा जाए और उसे अंग्रेजी नाम भी दिया जाए। आखिर इसका क्या मतलब था? डैडी, रणविजय मेहरा के हाव भाव देखकर छोटी राजकुमारी को लगा कि वह उस पर गुस्सा हो रहा है और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरे अरे अरे, रो मत डैडी, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रणविजय मेहरा ने जल्दी से मना लिया। डैडी गुस्सा मत हो, छोटी राजकुमारी ने डरते डरते कहा। रणविजय मेहरा ने अपना सिर हिलाया और
कहा, डैडी को लगा कि तुम्हारा नाम ठीक नहीं है, चलो तुम्हारे लिए कोई नया नाम चुनते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखकर कि उसके पिता उस पर नाराज नहीं थे और उसके लिए एक नया नाम भी चुनने जा रहे थे, छोटी राजकुमारी एक बार फिर खुश हो गई। तुम्हें क्या नाम दिया जाना चाहिए? रणविजय मेहरा ने सोचा और 2 सेकंड से भी कम समय में उसने अपनी बाहों में छोटी राजकुमारी की ओर देखा और कहा, तुम्हारा नाम मेहरा युमिंग होना चाहिए और तुम्हारा पालतू नाम मिंग मिंग होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नाम अच्छा है? बोलने के बाद रणविजय मेहरा ने छोटी राजकुमारी की ओर उत्सुकता भरी नजर से देखा। हालांकि उसकी बाहों में छोटी राजकुमारी के चेहरे पर झिझक होने लगी। लेकिन मुझे अभी भी एमिली पसंद है, यही नाम मम्मी ने मेरे लिए चुना है। रणविजय मेहरा के चेहरे पर कठोरता आ गई और उसने गंभीरता से कहा, यह नहीं चलेगा। लेकिन ये 3 शब्द कहने के बाद रणविजय मेहरा के चेहरे पर गंभीर भाव के कारण छोटी राजकुमारी के भाव बदल गए और ये देखा जा सकता था कि अब उसकी आंखों से आंसू बहने वाले थे। ये देखकर रणविजय मेहरा ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया और कोमल स्वर में कहा, मेरी छोटी सी प्यारी। अध्याय 4 व्यायाम साहस। रणविजय मेहरा ने जल्दी से छोटी राजकुमारी को मनाना शुरू कर दिया। साथ ही वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। लोग कहते हैं कि औरतें पानी से बनी होती हैं, लेकिन बच्चे तो पानी से ही बने होते हैं, खास तौर पर छोटी लड़कियां। रणविजय मेहरा जो पहली बार पिता के जीवन का अनुभव कर रहा था, इस समय पसीने से तरबतर था। बच्चे को मनाना वाकई एक ऐसा हुनर था जिसे प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। छोटी प्यारी। मनाना खत्म होने के बाद रणविजय मेहरा ने कुछ देर सोचा और कहा, पिताजी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप किस जाति की हैं? मैं भारतीय हूँ, छोटी राजकुमारी ने प्यारी आवाज में जवाब दिया। लेकिन ये सही नहीं है, रणविजय मेहरा ने कहा, देखो तुम्हारा नाम एमिली है, तो क्या तुम उत्तरी अमेरिकी नहीं हो? नहीं, छोटी राजकुमारी रणविजय मेहरा की बात से संतुष्ट नहीं हुई और उसने अपना मुंह फुलाकर विरोध किया, मैं भारतीय हूँ। मेरे बाल काले हैं, मेरी आंखें काली हैं, वे सब काली हैं, काली। मैं भारतीय हूँ। अगर तुम भारतीय हो तो तुम्हें अब एमिली नहीं कहा जा सकता। एमिली एक विदेशी नाम है, इसलिए अगर तुम्हें एमिली कहा जाता है तो क्या तुम विदेशी नहीं हो? रणविजय मेहरा ने छोटी राजकुमारी को कदम दर कदम मजबूर किया। एक बच्चा इतनी सारी बातें कैसे समझ सकता है? ये सुनते ही छोटी राजकुमारी ने तुरंत विरोध किया, मैं विदेशी नहीं हूँ, एमिली विदेशी है, मुझे अब एमिली नहीं चाहिए। हे। रणविजय मेहरा एक दुखी बूढ़े चाचा की तरह मुस्कुराए और कहा, फिर तुम्हें क्या कहा जाता है? छोटी राजकुमारी तुरंत अचंभित हो गई, उसे समझ में नहीं आया कि कैसे जवाब दे। तुम्हें रिया मेहरा कहा जाता है, तुम्हारा पालतू नाम मिंग मिंग है। मैं, छोटी राजकुमारी ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, रिया। मैं, मेहरा, मिंग 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 मिंग। सही। रणविजय मेहरा मुस्कुराए और जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि छोटी राजकुमारी मिंग 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 शब्द दोहराती रही। छोटी लड़की को उसका नया नाम स्वीकार करवाने में सफल होने के बाद रणविजय मेहरा को लगा जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। पिताजी के कपड़े बहुत गंदे हैं, पहले पिताजी को कपड़े बदलने दो। रणविजय मेहरा ने छोटी राजकुमारी को जर्जर सोफे पर बिठाया और कपड़े की अलमारी के सामने चले गए। कपड़े की अलमारी की जिप खोलने के बाद अंदर का दृश्य देखकर रणविजय मेहरा के चेहरे की मांसपेशियां लगातार हिलती रहीं। ठीक ठाक आकार की अलमारी में केवल 4 या 5 सेट कपड़े थे और इसके अलावा वे सभी गंदे और पुराने थे। इसके तुरंत बाद रणविजय मेहरा की नज़र पूरे जर्जर और गंदे कमरे में घूम गई। अंत में उनकी नज़र एक आईने पर पड़ी। आईने में देखकर कि वह कितना बेतरतीब ढंग से लापरवाह था, वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं वास्तव में भूल गया कि एक समय ऐसा भी था जब मैं इतना लापरवाह था। अगर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों से कहता कि मैं हान्यान अमर सम्राट एक बार ऐसी भयानक स्थिति में था, तो मुझे लगता है कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब से वह बच्चा था, रणविजय मेहरा एक बेहद अमीर परिवार में पला बड़ा था और उसके जीवन का लक्ष्य हमेशा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चीजों का आनंद लेना था। हालांकि वह एक निश्चित अवधि के लिए एक भयानक स्थिति में था, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड के संपर्क में आने के बाद रणविजय मेहरा के जीवन की गुणवत्ता पृथ्वी पर रहने की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गई थी। वह जिस स्थान पर रहा वह पियरलेस इमोर्टल पैलेस था। उसने जो पिया वह अमर शराब थी जिसे 10,000 वर्षों से पीसा जा रहा है। उसने जो खाना खाया वह असंख्य दुनियाओं का सबसे बढ़िया व्यंजन था। यहाँ तक कि बाहर जाते समय भी वह जिस वाहन में सवार होता था वह नौ ड्रैगन युद्धरथ था। जहाँ भी वह गुजरता था हजारों लोग उसके सामने झुक जाते थे। हालांकि कमरे में मौजूदा दृश्य को देखते हुए रणविजय मेहरा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिंग मिंग, डैडी तुम्हें बाहर ले चलते हैं, ठीक है? रणविजय मेहरा ने सहजता से पूछा। ठीक है, मिंग मिंग को बाहर जाकर डैडी के साथ खेलना पसंद है, मिंग मिंग ने खुशी से कहा। एक बात तो कहनी ही होगी कि एक बच्चे की सीखने की क्षमता वाकई बहुत मजबूत थी। थोड़ी देर बाद ही मिंग मिंग ने अपने पिता द्वारा चुने गए नाम को याद कर लिया था। रणविजय मेहरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और मिंग मिंग का सारा सामान उसके सूटकेस में पैक करना शुरू कर दिया। सूटकेस खोलते समय रणविजय मेहरा को 100 के RMB दिखाई दिया जो सूटकेस के कोने में बड़े करीने से रखा हुआ था। ये नकदी मिंग मिंग की मां अनन्या शर्मा द्वारा छोड़ी गई थी।
बेशक रणविजय मेहरा का उन नकदी का उपयोग करने का इरादा नहीं था। हालांकि उन नकदी को देखकर रणविजय मेहरा को 2 दिन पहले की बात याद आ गई जब उन्होंने अनन्या शर्मा से झगड़ा किया था। रणविजय मेहरा की अतीत में मशहूर हस्तियों के बारे में राय थी कि मशहूर हस्तियां सिर्फ अभिनेता हैं। अनन्या शर्मा से झगड़ा करते समय उन्होंने अपनी राय कह दी जिससे अनन्या शर्मा बेहद नाराज हो गईं। लेकिन अभी रणविजय मेहरा की ऐसी राय नहीं थी। वह कितने प्रसिद्ध थे, इस वजह से उनका नाम हान यान अमर सम्राट पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मशहूर था। बुनियादी तौर पर वह किसी मशहूर हस्ती से अलग नहीं थे। मेंग मेंग के सूटकेस को पैक करने के बाद रणविजय मेहरा ने अपने बेडसाइड कैबिनेट से कुछ नकदी निकाली। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसमें करीब 20,000 से ज्यादा आरएमबी थे। ये नकदी उसकी बहन ने उसे दी थी। चूंकि रणविजय मेहरा आमतौर पर घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए समय बीतने के साथ साथ पैसे बढ़ते गए। डैडी, क्या हम वापस नहीं आ रहे हैं? मेंग मेंग ने रणविजय मेहरा के हाथ में सूटकेस की ओर इशारा करते हुए पूछा। हम वापस नहीं आ रहे हैं डैडी, तुम्हें लेकर आ रहे हैं, तुम जिंदगी का मजा लो। रणविजय मेहरा ने अपने बाएं हाथ से सूटकेस उठाया और मेंग मेंग ने अपने दाहिने हाथ से। ठीक है, जाओ जिंदगी का मजा लो। मेंग मेंग ने अपनी छोटी बाहें उठाईं और खुशी से चिल्लाई। अपार्टमेंट से नीचे आने के बाद रणविजय मेहरा ने सबसे पहले सूटकेस को ट्रंक में रखा, फिर मेंग मेंग को आगे की पैसेंजर सीट पर बिठाया और उसे सीट बेल्ट पहनने में मदद की। ये सब करने के बाद रणविजय मेहरा ने कार को सीधा चलाया। गाड़ी चलाते समय उसने कुछ ही दूरी पर एक नाई की दुकान देखी और उसकी ओर चल पड़ा। नाई की दुकान पर पहुंचकर रणविजय मेहरा ने मेंग मेंग को कार से बाहर निकाला और नाई की दुकान की ओर चल पड़ा। जब नाई की दुकान के कर्मचारियों ने पिता और बेटी की इस जोड़ी को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा और उन्होंने अपने आप से सोचा, एक लापरवाह बूढ़ा चाचा और एक प्यारी सी छोटी राजकुमारी एक साथ जोड़ी बना रहे हैं, क्या अजीब जोड़ी है। या ये बाल तस्करी हो सकती है। हालांकि जब नाई ने रणविजय मेहरा के बाल काटने का काम पूरा किया तो सभी की आंखें चमक उठीं। इस लड़के का रूप काफी जोश से भरा हुआ लग रहा है। सभी ने अपने आप से सोचा। अपने बालों से आवरण खोने के बाद रणविजय मेहरा का ब्लेड जैसा चेहरा दूसरों को एक तरह की उत्साही आभा का एहसास कराता था। हालांकि उसका रूप रंग किसी सुपर हैंडसम लड़के जैसा नहीं था कि लोग एक दूसरे के पास से गुजरते समय उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाएं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी काफी सभ्य था। डैडी, बहुत बढ़िया, बगल में कुर्सी पर शर्म से बैठी छोटी राजकुमारी ने तारीफ की। रणविजय मेहरा ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। बाल कटवाने के पैसे चुकाने के बाद रणविजय मेहरा मेंग मेंग को गोद में लेकर नाई की दुकान से बाहर निकल गया। कार में बैठने के बाद जान हान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मेंग मेंग, जब तुम बाहर होती हो तो तुम्हारी हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। तुम में हो रणविजय मेहरा की बेटी, तुम जो भी करना चाहती हो बस कर सकती हो। भले ही तुम आसमान में छेद कर दो, तुम्हारे डैडी भी तुम्हें ठीक करने में मदद कर पाएंगे। क्या तुम समझती हो? रणविजय मेहरा ने मेंग मेंग को गंभीरता से सिखाया। ओह डैडी, लेकिन आसमान बहुत ऊंचा है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकती। मेंग मेंग ने प्यार से कहा। ओह, ये कुछ भी नहीं है, भविष्य में जब डैडी तुम्हें साथ लेकर आसमान में उड़ेंगे तो तुम वहां तक पहुंच पाओगे। रणविजय मेहरा मुस्कुराए और सहजता से कहा, डैडी तुम्हें बस इतना बता रहे हैं कि तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी कहना चाहते हो तुम उसे कह सकते हो। थोड़ी देर बाद जब हम शॉपिंग मॉल पहुंचेंगे तो डैडी तुम्हें हिम्मत सिखाएंगे। ठीक है, शॉपिंग मॉल जाओ, हिम्मत सिखाओ, मेंग मेंग ने अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। इस तरह रणविजय मेहरा मेंग मेंग को पास के एक शॉपिंग मॉल में ले गए। शॉपिंग मॉल में रणविजय मेहरा ने एक सफेद शर्ट, काली आरामदायक जैकेट, आरामदायक जूते की एक जोड़ी और धुले हुए नए कपड़ों का एक सेट खरीदा। कपड़ों के दोनों सेट सभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थे और इसकी कीमत उन्हें कुल मिलाकर लगभग 20,000 आरएमबी पड़ी। ये तब था जब रणविजय मेहरा ने ऐसे कपड़े चुने थे जिनसे वह संतुष्ट नहीं थे। एक इंसान अपने कपड़ों पर निर्भर करता है और एक घोड़ा अपनी काठी पर निर्भर करता है। नए कपड़े पहनने के बाद रणविजय मेहरा का पूरा स्वभाव कुछ हद तक ठीक हो गया। अभी उसने दूसरों को जो एहसास कराया वह एक सफल व्यक्ति की तरह था जो अपनी प्यारी बेटी को शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए ले जा रहा था। शॉपिंग मॉल से निकलने से पहले रणविजय मेहरा ने छोटी राजकुमारी से कहा, मेंग मेंग, अब हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी हिम्मत की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मेंग मेंग ने रणविजय मेहरा की बाहों में लेटे हुए जवाब दिया। अब अपने सामने उन लोगों को देखो मेंग मेंग और उनसे जोर से कहो, तुम कीड़ों के झुंड, मेरे सामने भौंकने की हिम्मत मत करो। चलो, तुम कर सकते हो, रणविजय मेहरा ने प्रोत्साहित किया। ओह, मेंग मेंग ने अपना मुंह फुलाया और बोलने ही वाली थी, लेकिन जब उसने अपने सामने चल रही भीड़ और उसे देख रहे कई लोगों को देखा तो वह तुरंत रणविजय मेहरा की बाहों में छिप गई और शर्माते हुए बोली, मेरी हिम्मत नहीं है। रणविजय मेहरा के चेहरे पर भाव जम गए। बिना किसी विकल्प के उसने मेंग मेंग से चर्चा शुरू कर दी। अंत में आइसक्रीम के लालच में मेंग मेंग ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपनी साफ आंखों से पलकें झपकाते हुए बड़ी लेकिन प्यारी आवाज में कहा, तुम कीड़ों के झुंड, तुम मेरे सामने भौंकने की हिम्मत मत करो टिल्डा।
जब ये शब्द निकले तो रणविजय मेहरा और मेंग मेंग के आसपास के लोगों की निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। मेंग मेंग को देखकर ज्यादातर लोग मेंग मेंग की खूबसूरती पर मोहित हुए बिना नहीं रह सके और हंसने लगे। ये देखकर कि इतने सारे लोग उसे देख रहे हैं, छोटी राजकुमारी ने शर्म से अपना सिर रणविजय मेहरा की बाहों में छिपा लिया। ये देखकर रणविजय मेहरा ने असहाय होकर मेंग मेंग के छोटे से सिर पर हाथ फेरा और अपने दिल में सोचा, लगता है उसकी हिम्मत को मजबूत करना वाकई मुश्किल काम है। भीड़ के विपरीत एक आंटी जिसने पूरी बात को शुरू से आखिर तक अपनी आंखों से देखा, गुस्से से रणविजय मेहरा पर बुदबुदाई। ये कैसी शिक्षण पद्धति है? ये सार्वजनिक नैतिकता का अपमान है। सार्वजनिक नैतिकता हर गुजरते दिन के साथ वाकई गिरती जा रही है। ये वाकई अनुचित है। ये सुनकर रणविजय मेहरा ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रणविजय मेहरा ने हल्की हंसी निकालते हुए मेंग मेंग को इनाम के तौर पर आइसक्रीम खरीदी और फिर उसे शॉपिंग मॉल से बाहर ले गए। दरअसल रणविजय मेहरा का इरादा सिर्फ मेंग मेंग को यह सिखाना था कि वह और भी साहसी बने और उसे शर्मीली होने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहली बार पिता बनने के कारण वह भी नहीं जानते कि बच्चे को सही तरीके से कैसे पढ़ाया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रणविजय मेहरा एक छोटे शैतान को पढ़ा देंगे। सौभाग्य से कुछ दिनों बाद अनन्या शर्मा के आने से रणविजय मेहरा की पढ़ाई रुक गई। लेकिन फिर भी रणविजय मेहरा की पढ़ाई के कुछ दिनों के दौरान बाद में जीवन में मेंग मेंग ने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे वह हर जगह ट्रोल हो गए। हालांकि रणविजय मेहरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक छोटे शैतान को पढ़ाते हैं। उनके विचार से अगर वह एक छोटे शैतान को पढ़ाते भी हैं तो क्या हुआ? वह अपनी बेटी को इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली बेटी और सबसे निडर बेटी बनाने का इरादा रखता है। नई क्रिम्सन फरारी चलाते हुए रणविजय मेहरा मेंग मेंग को एक 5 सितारा होटल में ले गया जिसका नाम लिंग्यू था। स्पोर्ट्स कार और उच्च श्रेणी के कपड़ों के साथ। हालांकि रणविजय मेहरा अपनी गोद में एक छोटी राजकुमारी को लिए हुए था, फिर भी उसने होटल की खूबसूरत रिसीवर की कामुक निगाहों को आकर्षित किया। ये देखा जा सकता था कि अगर रणविजय मेहरा के पास कोई विचार होता तो खूबसूरत रिसीवर को और अधिक गहराई में जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रणविजय मेहरा के बटुए में कुल मिलाकर केवल 6K जोड़ रूम था, जो कि उसके पास अभी मौजूद कुल धनराशि भी थी। हालांकि भले ही उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा था, फिर भी उसने एक शानदार स्वीट के लिए 2.8K रूम को आत्मविश्वास से खर्च कर दिया। अभी के लिए बस इसी से काम चलाना होगा। रणविजय मेहरा को इस बात का दुख था कि अब वह पियरलेस इमॉर्टल पैलेस में नहीं रह सकता। लेकिन उसके शब्दों ने बगल में बैठी सुंदर रिसीवर के चेहरे के भावों को ठंडा कर दिया। ठीक है, तो आलीशान स्वीट में रहना ही काम चलाना माना जाता है। सच में दूसरों से अपनी तुलना करने से सिर्फ झल्लाहट ही होती है। सुंदर रिसीवर ने खुद रणविजय मेहरा को उसके आलीशान स्वीट तक पहुंचाया। रास्ते में वह रणविजय मेहरा को प्यार भरी नजरों से देखती रही। चाहे जो भी हो, अमीर आदमी से दोस्ती करना जरूर फायदेमंद होगा। लेकिन छोटी सी लड़की पहले से ही बहुत सतर्क थी। अभी उसमें जो शर्म थी वह सब दूर हो गई थी। रणविजय मेहरा को कसकर गले लगाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए उसने कहा, यह मेरे डैडी हैं, तुम ज्यादा पास मत आना। हालांकि छोटी लड़की को इतनी बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन वह समझ गई कि उसकी मां के अलावा जो भी महिलाएं उसके पिता के करीब आने की कोशिश करेंगी और उसके पिता को छीनने की कोशिश करेंगी, वे सभी बुरी महिलाएं होंगी। पफ। सुंदर रिसीवर खुद को हल्के से हंसने से नहीं रोक पाया। बिना किसी विकल्प के उसने रणविजय मेहरा से दूरी बनाए रखी। कमरे में पहुंचकर रणविजय मेहरा ने सूटकेस को ठीक से रखा, फिर मेंग मेंग को डिनर करने के लिए दूसरी मंजिल पर स्थित वेस्टर्न रेस्टोरेंट में ले गया। वेस्टर्न रेस्टोरेंट में उसने मेंग मेंग के लिए एक अच्छी तरह से पका हुआ स्टेक और अपने लिए एक मीडियम वेल का ऑर्डर दिया। हालांकि रणविजय मेहरा को पेरेंटिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वह छोटी छोटी सामान्य जानकारी समझता था। बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन तंत्र उतना अच्छा नहीं था और इसलिए अच्छी तरह से पकाए गए स्टेक खाने के लिए उपयुक्त नहीं था। अध्याय 5। एक अच्छी मुद्रा में मेंग मेंग ने अपने बाएं हाथ से कांटा और दाएं हाथ से चाकू पकड़ रखा था, लेकिन स्टेक काटते समय उसके लिए काटना अभी भी बहुत मुश्किल था। पिताजी को काटने में मदद करने दो। रणविजय मेहरा ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। ओह, मुझे चाहिए छोटा छोटा। मेंग मेंग ने रणविजय मेहरा को याद दिलाया। जरूर, छोटा छोटा। रणविजय मेहरा ने स्टेक को छोटे क्यूब्स में काटा। इसके बाद पिता और बेटी दोनों ने अपनी पहली मुलाकात के बाद से कुछ हद तक उच्च श्रेणी का डिनर शुरू किया। खाने के बाद रणविजय मेहरा का फोन बजा। फोन उठाया। ये लोकेश राज के अधीनस्थ का फोन था। रणविजय मेहरा को यह बताने के लिए कॉल किया गया था कि कार के लिए प्रक्रियाओं की श्रृंखला पूरी हो चुकी है। आधे घंटे बाद होटल में अधीनस्थ से मिलने के बाद रणविजय मेहरा ने दस्तावेज रखे, फिर फरारी की तस्वीरें लेने के लिए पार्किंग में चले गए। कमरे में वापस आकर उन्होंने सीधे अपने फोन का इस्तेमाल करके सेकंड हैंड कार की वेबसाइट पर फरारी को बिक्री के लिए पोस्ट कर दिया। पोस्ट पर फरारी की कीमत केवल 2 मिलियन RMB थी। इधर रणविजय मेहरा द्वारा पोस्ट किए जाने के बाद दूसरी तरफ वेबसाइट कंपनी के एक कर्मचारी ने, जो अभी काम से छुट्टी लेने की तैयारी कर रहा था, अचानक पोस्ट देखी। जैसे ही कर्मचारी ने पोस्ट को स्क्रॉल किया, उसकी आंखें बड़ी और बड़ी होती गईं और वह चिल्लाने लगा, मैनेजर,
मैनेजर, क्या बात है? असंतुष्ट स्वर में बोलते हुए मैनेजर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अभी रात के 7 बज चुके थे। काम छोड़ने का समय 2 घंटे देरी से हो रहा था और फिर भी उसका अधीनस्थ अभी भी बहुत हंगामा कर रहा था। सब कुछ एक साथ होने पर मैनेजर खुद को परेशान महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर उसका यह अधीनस्थ बिना वजह चिल्ला रहा है तो वह उसे दंडित करने के लिए तैयार है। मैनेजर, जल्दी से आकर इसे देखो, यह एक गंभीर मामला है। कर्मचारी चिल्लाया और उसकी चिल्लाने वाली आवाज ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया जो बस जाने ही वाले थे। सभी ने कर्मचारी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैनेजर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जल्दी से आगे बढ़ा। जब उसने स्क्रीन पर पोस्ट देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने कहा, क्या 1 महीने से भी कम समय पहले खरीदी गई फरारी 488 को केवल 2 मिलियन आरएमबी में बेचा जा रहा है? मैनेजर के शब्दों ने सभी को स्क्रीन पर एक नज़र डालने के लिए इकट्ठा कर दिया। इस कार की कुल कीमत लगभग 4.8 मिलियन आरएमबी है और कोई इसे केवल 2 मिलियन आरएमबी में बेच रहा है। यह नकली है या असली? अगर यह असली है तो जो कोई भी इसे खरीदेगा उसे इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। ये सही है, इसे 2 मिलियन आरएमबी में खरीदने के बाद कोई इसे कम से कम 3 मिलियन आरएमबी में बेच सकता है। क्या इस व्यक्ति को पैसे की तत्काल आवश्यकता हो सकती है? भले ही उसे पैसे की तत्काल आवश्यकता हो, क्या यह उसकी लापरवाही नहीं है? भले ही उसने इसे 3 मिलियन आरएमबी में पोस्ट किया हो, मुझे लगता है कि इसे 3 दिनों से कम समय में बेचा जा सकता है। उन सभी लोगों को फरारी की कीमत समझ में आ गई, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रबंधक खुद भी समझ गया। प्रबंधक ने जल्दी से कंप्यूटर के सामने कर्मचारी को निर्देश दिया, जल्दी 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 से इस पोस्ट को सील कर दो और मुझे वाहन मालिक का फ़ोन नंबर दे दो। प्रबंधक वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से कार खरीदने के लिए तैयार था। जबकि कंप्यूटर के सामने कर्मचारी जल्दी से काम करने लगा, अन्य सभी कर्मचारी ईर्ष्या से जनरल को देखने लगे। ये भी प्रबंधक की ताकत थी। आखिरकार प्रबंधक के पास कार खरीदने और फिर से बेचने के लिए पैसे थे। अगर वे होते तो उनके पास 2 मिलियन आरएमबी भी नहीं होते, इसलिए अगर वे खरीदना और बेचना भी चाहें तो वे ऐसा नहीं कर पाते। मैनेजर ने रणविजय मेहरा के नंबर पर कॉल किया और कार को देखने के लिए मिलने का समय तय करने के बाद अपने अधीनस्थ की पीठ थपथपाते हुए जोर से हंसा। रणविजय मेहरा के साथ सौदा पक्का करने के बाद उसे भारी इनाम देने का इरादा रखते हुए मैनेजर ने थोड़ी तैयारी की, फिर अपने कुछ कार जांचने वाले अधीनस्थों को उस होटल में ले गया जहां रणविजय मेहरा थे। जांच की एक श्रृंखला के बाद संतुष्ट प्रबंधक ने कल कार का सौदा करने के लिए रणविजय मेहरा के साथ एक नियुक्ति की। ये सब करने के बाद जब रणविजय मेहरा मेंग मेंग को वापस कमरे में ले गए तो रात के 9 बज चुके थे। जम्हाई, मेंग मेंग ने रणविजय मेहरा की बाहों में लेटे हुए जम्हाई ली, फिर बुदबुदाया, पिताजी मुझे कहानी सुननी है। कहानी सुनो। रणविजय मेहरा अचंभित हो गए। उन्होंने पहले कभी किसी को कहानी नहीं सुनाई थी, लेकिन चूंकि उनकी बेटी कहानी सुनना चाहती थी इसलिए उन्हें यह जरूर करना पड़ा। मन ही मन कहानी को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने कहा, तो डैडी आपको स्नो वाइट की कहानी सुनाएंगे। कहानी कुछ इस तरह है, एक बार की बात है, एक स्नो वाइट थी। ओह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैंने पहले ही स्नो वाइट की कहानी सुन ली है। मेंग मेंग ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। तो डैडी आपको लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी क्यों न सुनाएं? नहीं चाहिए। तो डैडी आपको 7 लिटिल ड्वार्फ्स की कहानी क्यों न सुनाएं? नहीं चाहिए। तो डैडी आपको बिग बैड वुल्फ की कहानी क्यों न सुनाएं? नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रणविजय मेहरा ने अपने मन में जितनी भी 10 जोड़ परी कथाएं सुनी थी सब कह दी, लेकिन अंत में वह छोटी सी लड़की पहले ही उन सभी कहानियों को कई बार सुन चुकी थी और अपना सिर हिलाते हुए कहती रही, नहीं चाहिए। एक पल में रणविजय मेहरा कुछ असमंजस में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद अचानक रणविजय मेहरा के चेहरे पर एक विचार आया। चर्चा के लहजे में उन्होंने पूछा, डार्लिंग क्या तुम हान यान अमर सम्राट की कहानी सुनना चाहती हो? नहीं चाहिए। मेंग मेंग अचंभित हो गई। कुछ देर सोचने के बाद और यह पता लगाने के बाद कि उसने पहले कभी इस कहानी के बारे में नहीं सुना था, उसने अपने हाथों से ताली बजाई और खुशी से कहा, ठीक है ठीक है। हे। रणविजय मेहरा ने अपना गला साफ किया और अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ कहा, हान यान अमर सम्राट एक अविश्वसनीय रूप से भयानक व्यक्ति है। हान यान अमर सम्राट की कहानी अभी भी पृथ्वी से शुरू होनी है। जब हान यान अमर सम्राट पृथ्वी पर था तो उसका जीवन योजना के अनुसार नहीं चल रहा था और वह बहुत दयनीय जीवन जी रहा था। अंत में वह एक खाई से नीचे कूद गया, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह दुर्घटनावश एक पूरी नई दुनिया में प्रवेश करेगा। जिस दुनिया में वह दुर्घटनावश प्रवेश कर गया उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड कहा जाता है। ओह डैडी, कल्टीवेशन वर्ल्ड क्या है? मेंग मेंग ने कुछ उलझन में पूछा। कल्टीवेशन वर्ल्ड एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसके अंदर अनगिनत ग्रह और लोग हैं। कुछ जगहों पर तो नदी भी धरती से बड़ी थी और कुछ जगहों पर मुख्य भूमि लगभग मिल्की वे के बराबर थी। किसी भी तरह से कल्टीवेशन वर्ल्ड एक बहुत ही अनोखी दुनिया है। हान यान अमर सम्राट कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत शक्तिशाली था। शुरू से ही जब वह कल्टीवेशन वर्ल्ड के संपर्क में आया तो उसने क्लेश क्षेत्र में एक बड़ा शख्स बनने के लिए केवल 500 साल का इस्तेमाल किया। वह ऐसा कैसे कर पाया?
ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास एक जन्मजात जादुई शक्ति थी जिसे ट्रेजर स्मेलिंग नोज के नाम से जाना जाता था, जो खजाने की आभा को छोटा करने में सक्षम थी। तब से हान यान अमर सम्राट के पास कभी भी किसी खजाने की कमी नहीं रही। हालांकि 500 साल बहुत लंबे थे, लेकिन उन 500 सालों में हान यान अमर सम्राट या तो खजाने की खोज कर रहा था या खजाने की खोज की यात्रा पर था। इसके अलावा उसे असामान्य रूप से जटिल साधना पद्धति का भी अध्ययन करना पड़ा। देखते ही देखते 500 साल बीत गए। उसके संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वह बहुत अकेला था। हालांकि पिछले कुछ सालों में हान यान अमर सम्राट ने क्लेश क्षेत्र के शिखर पर साधना की। स्वर्गीय क्लेश आने से पहले वह असंख्य दुनियाओं की यात्रा करने चला गया। अंत में क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? वह तुरंत प्रसिद्ध हो गया। उसने पैसे को मिट्टी की तरह बर्बाद कर दिया। उसने दूसरों को जो टिप दी वह दूसरों के लिए कुछ 100 सालों तक खर्च करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए बाद में वह जहां भी गया वह सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। उसे देखने वाला हर कोई उसकी चापलूसी करता और उसकी पूजा करता। उस तरह का आभामंडल, क्या ये दबंग है या नहीं? दबंग मेंग मेंग रणविजय मेहरा की कहानी सुनकर कुछ उलझन में था और अवचेतन रूप से उत्तर दिया। इस वजह से सभी ने हान यान अमर सम्राट को एक उपनाम दिया जो कि धन बिखरने वाला अमर सम्राट था। अपनी बेटी की प्रशंसा पाकर रणविजय मेहरा के मुंह से लगातार मुस्कुराहट निकल रही थी। हालांकि बाद में उनके उपनाम को धनवान सम्राट अमर सम्राट में अपग्रेड कर दिया गया क्योंकि वह पहले से ही बहुत अमीर थे। उनकी संपत्ति अकेले ही 100 सुपर संप्रदायों की कुल संपत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी। कुछ लोग उन्हें खजाना गुण अमर सम्राट कहना भी पसंद करते थे क्योंकि हर बार जब कोई खजाना दिखाई देता था तो वह हमेशा वहां होता था और अंत में खजाना भी उनका ही होता था। हान यान अमर सम्राट के कई उपनाम थे, इसलिए डैडी अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। खजाने की खोज के अलावा ऐसा लगता है कि हान यान अमर सम्राट ने भी बहुत कुछ नहीं किया। 500 साल की साधना में उन्होंने केवल एक बार अपनी क्षमता दिखाई। उस दौरान ये कहा जा सकता था कि आकाश और पृथ्वी उलट-पुलट हो रहे थे। हान यान अमर सम्राट ने एक ही समय में 10 सुपर संप्रदायों को दबा दिया। उनकी ताकत वास्तव में अतुलनीय थी। हालांकि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्वर्गीय क्लेश से बचने में भी सक्षम नहीं था। जब वह स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात पौराणिक 9वें स्वर्ग के देवता थंडर से हुई। उसने अनगिनत खजाने निकाले, लेकिन अंत में वह अभी भी 9वें स्वर्ग के देवता थंडर के खिलाफ अवरोध पैदा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसे पुनर्जन्म मिला और वह पृथ्वी पर वापस आ गया। यहाँ तक बोलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसने अपना सिर मेंग मेंग की ओर घुमाया और आत्मसंतुष्टता से कहा, क्या आप जानते हैं कि हान यान अमर सम्राट का नाम क्या था? हाँ, मैं आपको बता दूं, हान यान अमर सम्राट आपके पिता हैं, मैं झांग। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि छोटी राजकुमारी सो रही थी। ये देखकर उसका चेहरा जम गया। उसे लगा कि वह वर्तमान में चूनब्यू सिंड्रोम से पीड़ित एक किशोर की तरह है जो आत्मसंतुष्ट हो रहा है। अगर यह स्थिति कल्टीवेशन वर्ल्ड के उन लोगों द्वारा देखी जाती जो हान यान अमर सम्राट से अच्छी तरह परिचित थे, तो यह सबसे अधिक संभावना है कि यह उनके 3 दृष्टिकोणों को खत्म कर देगा। 3 दृष्टिकोण दुनिया के दृष्टिकोण, मूल्य के दृष्टिकोण और जीवन के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। मेहरा के मुंह का कोना फड़क गया क्योंकि उसने छोटी राजकुमारी पर एक कंबल ओढ़ा दिया। अपनी प्यारी बेटी को देखते हुए उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक गर्म मुस्कान में बदल गई। अगला, मुझे थंडर यान ट्री और उन बीजों को लगाने के लिए एक खजाने की भूमि की तलाश करनी है। रणविजय मेहरा ने अपना सिर हिलाया और विचार करने लगे। खजाने की भूमि के साथ कोई समस्या नहीं थी। थंडर यान ट्री के साथ भले ही भूमि खजाने की भूमि न हो, थंडर यान ट्री के पोषण के तहत ये धीरे धीरे एक खजाने की भूमि बनने में सक्षम होगी। अब मुख्य बिंदु एक अच्छी जगह की तलाश करना था। मुझे कहाँ जाना चाहिए? रणविजय मेहरा लेट गए। अपनी बहन द्वारा उन्हें मेल किया गया काले रंग का एप्पल फोन निकाला और भारत का नक्शा खोजना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खोजने के बाद उनकी नज़र नक्शे के दक्षिण में एक स्थान पर रुक गई। जियांग। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रणविजय मेहरा ने इसे लापरवाही से चुना था, लेकिन वास्तव में इसे परत दर परत विचार करने के बाद चुना गया था। सर्दी आ रही थी और उत्तर के इलाकों का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, इसलिए उत्तर में रहना मेंग मेंग के लिए खेलने के लिए उपयुक्त नहीं था। शांगजिंग शहर के लिए ये वह जगह थी जहां मेहरा परिवार का घोंसला था। हालांकि मेहरा परिवार कमजोर हो रहा था, लेकिन मेहरा परिवार की शाखाएं शांगजिंग शहर में लगभग हर जगह थीं और रणविजय मेहरा परिवार की नजरों के नीचे रहने का इरादा नहीं रखते थे। पूर्व की ओर लिनहे वह जगह थी जहां उनकी मां का परिवार रहता था। उन्हें याद है कि उस समय उनकी मां ने मेहरा परिवार से शादी की थी। उनकी मां के अपने परिवार के साथ कुछ अप्रिय झगड़े हुए थे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनकी मां का परिवार भी उन्हें और उनकी बहन को स्वीकार नहीं करता है। उन सभी बड़े शहरों की बात को छोड़ दें तो उनके पास चुनने के लिए अभी भी हरी पहाड़ियों और साफ पानी वाली बहुत सी अन्य जगहें थीं। हालांकि रणविजय मेहरा ने जियांग को चुना। सच कहूं तो सब कुछ बहाने के अलावा था। रणविजय मेहरा ने जियांग को इसलिए चुना क्योंकि उनकी मां मेंग की कंपनी जियांग में थी। फिलहाल मेंग अभी भी पूरी तरह से उनका नहीं था।
अनन्या शर्मा के साथ सब कुछ तय करने के बाद जब समय आएगा तो वह मिंग मिंग को जहां चाहे वहां ले जा सकेंगे। रणविजय मेहरा अनन्या शर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर आशावादी नहीं थे। हान यान अमर सम्राट के रूप में उनकी पहचान को छोड़ दे तो पहले वाला भी अनन्या शर्मा के साथ रिश्ते को लेकर आशावादी नहीं था। मनोरंजन उद्योग पहले से ही बहुत जटिल था। शांगजिंग सिटी के 4 युवा मास्टरों में से एक होने की पहचान के साथ वह स्वाभाविक रूप से मनोरंजन उद्योग के पर्दे के पीछे क्या होता है इसके बारे में काफी कुछ जानते थे। अपनी युवावस्था के चरम पर कितनी युवा लड़कियों ने शीर्ष पर चढ़ने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और मशहूर हस्तियों ने कितने संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है। अमीरों की नज़र में कितनी हस्तियां उनकी नज़र में खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थीं। रणविजय मेहरा की नज़र में मनोरंजन उद्योग एक बड़े रंग के जार की तरह है जहां इसके ज्यादातर लोग पहले से ही रंगे हुए हैं। हालांकि अनन्या शर्मा मशहूर हस्तियों में से एक थी जिनका व्यवहारिक रूप से कोई घोटाला नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रणविजय मेहरा अपना नजरिया बदल देंगे। चलो जब मैं चाहूं तब आ जाऊं, रणविजय मेहरा ने मिंग मिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो गहरी नींद में सो रही थी। फिर तुरंत अपने फोन से हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक करने लगी। उसने जो टिकट बुक किए थे वे कल शाम की फ्लाइट के लिए थे। हालांकि जब वह भुगतान अनुभाग में गया तो वह दंग रह गया। उसके सभी क्रेडिट कार्ड में उन सभी में एक पैसा भी नहीं था। बिना किसी विकल्प के वह केवल कल का इंतजार कर सकता था, पहले पैसे जमा करने के लिए, फिर उसके बाद टिकट खरीदने के लिए। सोचते समय एक डिंग के साथ उसके फोन का मैसेज नोटिफिकेशन बज उठा। देखने के लिए अपना फोन खोला, उसने पाया कि उसके बैंक में 5 के RMB जमा हो गए थे। रणविजय मेहरा के चेहरे पर एक पल के लिए भाव जमे रहे, फिर उन्होंने तुरंत हवाई जहाज की टिकटें बुक कर ली। इसके तुरंत बाद वे उठे और शौचालय की ओर चल दिए। शौचालय का दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने काजल मेहरा का फोन नंबर डायल किया। लीली, मुझे अभी अभी आपके पैसे मिले हैं, रणविजय मेहरा ने कहा। ओह, काजल मेहरा ने जवाब दिया। लीली काजल मेहरा को संदर्भित करता है और काजल मेहरा को बुलाने का एक अधिक अंतरंग तरीका है। हालांकि ऐसा लगता है कि काजल मेहरा को बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रणविजय मेहरा को पता था कि उसकी बहन वास्तव में उसकी बहुत परवाह करती है। 5 साल पहले जब उनके माता पिता गायब हो गए तो काजल मेहरा का मानना था कि रणविजय मेहरा द्वारा सालों तक परेशानियां खड़ी करने के कारण ऐसा हुआ था, और इस तरह उसने मेहरा परिवार छोड़ दिया और 1 साल से अधिक समय तक रणविजय मेहरा से संपर्क भी नहीं किया। बाद में जब काजल मेहरा को पता चला कि रणविजय मेहरा शांगजिंग शहर छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि वह मामले की जांच करने के लिए शांगजिंग शहर में रहना चाहता है और बहुत ही भयानक जीवन जी रहा है, तब उसने एक बार फिर रणविजय मेहरा से संपर्क करना शुरू किया। अध्याय 6। क्या संयोग है, मैं अभी 2 हवाई जहाज की टिकटें बुक करने का इरादा कर रहा था, लेकिन अंत में पता चला कि मेरे बैंक में पैसे नहीं हैं। उसके ठीक बाद मुझे आपके द्वारा भेजे गए पैसे मिल गए। रणविजय मेहरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। ओह काजल मेहरा ने आश्चर्य से कहा, हवाई जहाज की टिकट खरीदें? भाई, क्या ये हो सकता है कि आप? ये सही है, मैं कहीं और जाने का इरादा कर रहा हूँ। रणविजय मेहरा ने कहा, आप आखिरकार शांगजिंग शहर छोड़ने के लिए तैयार हैं? काजल मेहरा की आवाज़ कांप रही थी और उसके लहजे में खुशी थी। ये सही है, ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने कहा। मैं भी इस तरह शांगजिंग शहर में रहकर कुछ ज्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाऊंगा। एक बार मेरी ताकत बढ़ जाए तो सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। रणविजय मेहरा ने हंसते हुए कहा, जब तक आप समझती हैं तब तक यह अच्छा है। काजल मेहरा की आंखें लाल हो गईं और उसने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? जियांग। रणविजय मेहरा ने जवाब दिया, तुम्हें अपना सामान व्यवस्थित करके जियांग आ जाना चाहिए। जियांग आओ और अपने भाई मेरे साथ मिलकर जीवन का आनंद लो। मैं अभी जियांग में हूँ, काजल मेहरा ने धीरे से कहा। ओह, मैं कल शाम 6 बजे की फ्लाइट लूंगा और रात 9:30 बजे जियांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। तुम उस समय मुझे लेने आ सकती हो, रणविजय मेहरा ने कहा। काजल मेहरा थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है। रुको, तुमने कहा था कि तुमने अभी अभी 2 हवाई जहाज के टिकट बुक किए हैं। तुम किसके साथ आ रही हो? मेरी बेटी के साथ। धप 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 फोन के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद काजल मेहरा ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या कहा? तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी, जो आपकी भतीजी भी है। रणविजय मेहरा ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? यह असली है या नकली? आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? काजल मेहरा ने लगातार सवाल पूछे। ये बिल्कुल सच है, मैं भी कुछ हद तक हैरान था। रणविजय मेहरा ने जवाब दिया, हे भगवान, मैं पहले से ही एक आंटी हूँ। काजल मेहरा ने उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा, जब हम कल मिलेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। नहीं, मैं उसे अभी देखना चाहती हूँ। मैं आपको एक वीडियो चैट भेजती हूँ। बात खत्म करने के बाद काजल मेहरा ने तुरंत फोन रख दिया। इसके बाद रणविजय मेहरा के वीचैट पर एक वीडियो चैट का निमंत्रण आया। वीचैट कुछ हद तक व्हाट्सएप जैसा ही है। कनेक्ट होने के बाद जब काजल मेहरा ने साफ सुथरे कपड़े पहने रणविजय मेहरा को देखा, जो पहले की तरह ही लग रहा था, तो वह तुरंत हैरान रह गई और अनजाने में उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है,
तुम पहले से ही इतने बड़े हो गए हो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। रणविजय मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, मैं अभी भी तुम्हारी छोटी बहन हूं। तुम्हें खुद को संभालते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूं। काजल मेहरा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी भावनाओं को समायोजित किया, फिर कहा, मेरी भतीजी कहाँ है? जल्दी से मुझे उसे देखने दो। रणविजय मेहरा बिस्तर के पास चले गए और फोन के कैमरे के लेंस को उस छोटी राजकुमारी पर ठीक से एडजस्ट किया जो उस समय गहरी नींद में सो रही थी। कितनी सुंदर और प्यारी छोटी बच्ची है। काजल मेहरा ने कोमलता से कहा, भैया मेरी भाभी कौन है? इतने सुंदर बच्चे को जन्म देने में सक्षम होने के लिए वह भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, है न? मेंग मेंग को नींद से जगाने के डर से रणविजय मेहरा ने धीरे से जवाब दिया, चलो जब हम मिलेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। रणविजय मेहरा की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटा सा लड़का उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। अपने छोटे से शरीर को घुमाते हुए उसने अपने छोटे पैरों से कंबल को दूर धकेला, जिससे उसके छोटे पैर और छोटे नितंब दिखाई देने लगे, जिस पर अभी भी डिस्पोजेबल डायपर पहना हुआ था। रणविजय मेहरा ने धीरे से छोटे लड़के को फिर से कंबल से ढक दिया, फिर काजल मेहरा से बातचीत जारी रखने के लिए एक कोने में चले गए। करीब 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद तभी उन्होंने वीडियो चैट को बंद किया। बिस्तर पर वापस आते हुए रणविजय मेहरा ने अपने कपड़े उतारे और उसे एक तरफ रख दिया। अपने बगल में प्यारे से छोटे लड़के को देखते हुए रणविजय मेहरा धीरे धीरे सो गए। इस रात उन्होंने बहुत अच्छी नींद ली। अगले दिन जब सूरज निकला तो रणविजय मेहरा की नींद रोने की आवाज से खुली। हुश! रणविजय मेहरा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके बगल में बैठा छोटा सा लड़का इस समय जोर जोर से रो रहा था। क्या बात है छोटे से साहसी, रो मत, आओ डैडी गले लगाओ। रणविजय मेहरा ने जल्दी से छोटे लड़के को गले लगा लिया। बूहू बूहू डैडी, वहां एक बड़ा राक्षस मेरा पीछा कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मेंग मेंग चिल्लाया। ये सुनते ही रणविजय मेहरा तुरंत समझ गया कि क्या हुआ और हल्के से बोला, मेंग मेंग ये केवल एक सपना था, तुम बस सपना देख रहे थे। बूहू, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर मनाने और ये देखने के बाद कि यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसे अचानक जल्दी में एक विचार सूझा। अपना बायां हाथ उठाकर छोटे लड़के का ध्यान आकर्षित करते हुए, मेंग मेंग डरो मत, बड़े राक्षस सभी मूर्ख और बदसूरत होते हैं, देखो कैसे डैडी बड़े राक्षस को पीट रहे हैं। हाँ, मेरी मुट्ठी देखो, धमाका, राक्षस की नाक मैंने टेढ़ी कर दी है। मेरी 2 उंगलियां देखो, हाँ, राक्षस की आंखें मैंने ही उड़ा दी हैं। मेरी हथेली को देखो, तमाचा, मेरी हथेली के एक तमाचे से राक्षस की मौत हो गई। ये देखकर कि उसके कामों से आकर्षित होकर छोटा सा साथी रोना बंद कर दिया है, रणविजय मेहरा ने अपने दिल में राहत की सांस ली। ठीक है, डैडी ने बड़े राक्षस को पीट पीट कर मार डाला। वाह, डैडी बहुत शक्तिशाली हैं। मेंग मेंग की आंखों पर अभी भी आंसू के निशान थे, लेकिन रोना बंद हो गया था। रणविजय मेहरा की ओर देखते हुए उसने कुछ हद तक पूजा के लहजे में कहा, ये तो स्वाभाविक है, तुम्हारे डैड सबसे शक्तिशाली हैं। रणविजय मेहरा ने गर्व से कहा, डैडी मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीना चाहता हूँ। पिताजी को थोड़ा समय दो, पिताजी दूध बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। रणविजय मेहरा उठकर छोटे बच्चे के लिए दूध का एक कप बनाने चले गए। दूध का कप बनाने के बाद दूध की खुशबू बहुत कम थी। रणविजय मेहरा ने पाउडर वाले दूध को देखा और तिरस्कार में हंसे, फिर कहा, मेंग मेंग हमारे बस जाने के बाद रुको, पिताजी एक डेयरी गाय पालेंगे और तुम्हें हर दिन शुद्ध दूध पिलाएंगे। बोलने के बाद उन्होंने दूध की बोतल मेंग मेंग को थमा दी। दूध की बोतल लेते हुए मेंग मेंग ने एक बड़ा घूंट पिया, फिर उलझन में पूछा, डेयरी गाय क्या है? डेयरी गाय वह गाय है जो दूध दे सकती है। रणविजय मेहरा ने समझाया, तुम अभी जो पाउडर वाला दूध पी रहे हो वह गाय के दूध से बनता है। छोटे बच्चों को बड़ा होने के लिए दूध पीना ही पड़ता है, क्योंकि दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। क्या मैंने बड़े होने के लिए माँ का दूध नहीं पिया? मेंग मेंग ने उलझन में पूछा। तुम 1 साल की उम्र से ही अपनी माँ का दूध पीते हो, 1 साल की उम्र के बाद तुम्हें गाय का दूध पीना शुरू करना होगा, रणविजय मेहरा ने जवाब दिया। सौभाग्य से रणविजय मेहरा का पारिवारिक प्रेम के प्रति दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से उच्च था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति या किसी दूसरे परिवार का बच्चा उनसे सवाल पूछता तो रणविजय मेहरा निश्चित रूप से झुंझलाहट महसूस करते हुए कहते, क्या मैं महान हानयान अमर सम्राट हूं जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ? जल्दी से किनारे हो जाओ। लेकिन अपनी बेटी के सामने रणविजय मेहरा के पास उसके सारे सवालों का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि मेंग मेंग के सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया में वह असहाय और आनंदित दोनों महसूस कर रहा था। सुबह 9 बजे सेकंड हैंड कार वेबसाइट का मैनेजर योजना के अनुसार आया। कार का सौदा करने के बाद रणविजय मेहरा ने मैनेजर के साथ खाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। होटल वापस आकर उसने अपने बटुए में रखे सभी बैंक कार्ड फेंक दिए और अपने पास 2 मिलियन RMB वाला नया कार्ड छोड़ दिया। ऐसी कई चीजें थीं जो उन कुछ कार्डों से अपने आप शुल्क काट लेती थीं और रणविजय मेहरा भी उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इसके बाद रणविजय मेहरा और छोटा सा लड़का रात होने का इंतजार करने के लिए होटल में ही रुके और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। सामान्य परिस्थितियों में जियांग जाते समय किसी को अपना वीजा सेट करना पड़ता था और साथ ही उन्हें जियांग में बहुत लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं थी।
हालांकि रणविजय मेहरा को उन छोटी छोटी बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि न केवल उनके पास जियांग में एक घर था, बल्कि उनके पास जियांग का स्थायी निवास भी था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी एक अमीर और शक्तिशाली परिवार का युवा मालिक था, अगर वह ये सब भी नहीं कर पाता तो यह वास्तव में एक मजाक होगा। दोपहर में होटल के रेस्टोरेंट में सादा लंच करते समय रणविजय मेहरा ने अपने सामने रखे खाने को देखा जो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, और सोचने लगा कि उसे अपना आधार बनाने के लिए कोई बड़ा पहाड़ ढूंढ लेना चाहिए। अगर वह खुद ही सामग्री उगाए तो यह निश्चित रूप से रेस्टोरेंट में खाने से कहीं बेहतर होगा। मेंग मेंग का शरीर अभी विकास के दौर में है और उसे भरपूर पोषण की जरूरत है, इसलिए वह जो खाना खा रही है वह सबसे अच्छा होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे एक विस्तृत योजना बनानी होगी। अभी जब रणविजय मेहरा चीजों पर विचार करते हैं तो वह मेंग मेंग को आधार मानकर विचार करना शुरू करते हैं। ये कहना होगा कि बेटी होने के बाद रणविजय मेहरा की मानसिकता बदलने लगी है। शाम 4 बजे रणविजय मेहरा ने नन्हे साथी को गोद में लिया और टैक्सी लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। शाम 5 बजे पहुंचकर वे विमान का इंतजार करने के लिए एयरपोर्ट लाउंज में रुके। ये देखा जा सकता था कि नन्हा साथी यात्रा के लिए बहुत उत्साहित था। रणविजय मेहरा के गंतव्य जियांग में इंपीरियल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी इंपीरियल एंटरटेनमेंट के एक कार्यालय में। बड़ी बहन यान, आपको भी बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप अभी अभी रिटायरमेंट से वापस आए हैं, और क्योंकि कंपनी की प्रतिस्पर्धा अभी बहुत कड़ी है, इसलिए कंपनी के लिए कम समय में आपके लिए योजनाएं बनाना असंभव है। पोनीटेल वाली एक महिला ने अनन्या शर्मा की ओर देखा। मुझे पता है। खिड़की के पास सोफे पर बैठी अनन्या शर्मा के खूबसूरत चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अगर मैं कंपनी की योजना का इंतजार करूंगी तो मुझे शो में रोल मिलने से पहले कम से कम आधा साल या उससे ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे रिटायरमेंट से बाहर आने की खबर पहले ही आ चुकी है। अगर मैं इस आने वाले आधे साल में कोई गतिविधि नहीं करूंगी तो मेरे प्रशंसक बहुत निराश होंगे। प्रिंस ली ने आपको कल एम्बर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आमंत्रित किया है। उनके पिता इंपीरियल कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल के सदस्यों में से एक हैं। अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो शो में रोल मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। महिला ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। अनन्या शर्मा ने झल्लाहट महसूस करते हुए आह भरी। मनोरंजन उद्योग एक बहुत ही जटिल जगह है। उदाहरण के लिए प्रिंस ली के डिनर आमंत्रण का मकसद बहुत स्पष्ट था। अगर अनन्या शर्मा डिनर के दौरान उनकी शर्तें मान लेती तो शो में रोल मिलने का मामला बहुत जल्दी सुलझ जाता। लेकिन क्या अनन्या शर्मा यही नतीजा चाहती थीं? अनन्या शर्मा ने हमेशा इस तरह के बिजनेस डील को नकार दिया था। उस समय जब उन्होंने इंपीरियल एंटरटेनमेंट के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उन्होंने अपनी खूबसूरत शक्ल और दिल को छू लेने वाली आवाज पर भरोसा किया, और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद कंपनी की ग्रूमिंग के साथ वे तुरंत मशहूर हो गईं। चौथे साल में वे सिंगर से एक्ट्रेस बन गईं। उस साल उन्होंने जितनी भी फिल्में और शो किए उनकी ख्याति बढ़ती गई, यहाँ तक कि 5वें साल उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का खिताब भी मिल गया। हालांकि 5वें साल में रणविजय मेहरा के साथ हादसा हो गया। शुरुआत में जब अनन्या शर्मा प्रेग्नेंट थीं तो वे तुरंत रिटायर होना चाहती थीं, लेकिन उनकी कंपनी ने इसकी इजाजत नहीं दी। बिना किसी विकल्प के उसने कुछ और महीनों तक दृढ़ता से काम किया जब तक कि कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त नहीं हो गया। फिर वह उत्तरी अमेरिका चली गई। 5 साल बाद जब वह भारत लौटी तो मनोरंजन उद्योग पहले जैसा नहीं था। मनोरंजन उद्योग में प्रतिस्पर्धा अभी बहुत ज्यादा थी। एक बार फिर कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, जो कि 3 साल का अनुबंध था, कंपनी ने भी उसे एक पल में संसाधन नहीं दिए। आखिरकार हर कोई संसाधन पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, इसलिए एक मशहूर हस्ती के लिए कतार में से निकल पाना संभव नहीं था। कंपनी में कई लोग थे जो उस पर इशारा करते थे, और यहाँ तक कि समय समय पर मशहूर हस्ती वे 3 शब्द भी कहते थे, जिससे अनन्या शर्मा और भी ज्यादा नाराज हो जाती थी, और इस तरह अनन्या शर्मा खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी। बड़ी बहन, पानी का एक घूंट लो। हम निश्चित रूप से धीरे धीरे ये कर सकते हैं, मुझे तुम पर विश्वास है। पोनीटेल वाली महिला ने अनन्या शर्मा को पानी का गिलास दिया और कहा, शुक्रिया जियाओ फेई। अनन्या शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पोनीटेल वाली महिला का नाम जुओ फेई था। वह बचपन से ही अनाथ थी और बड़ी होने के बाद जब वह मैनेजर बनी तो उसे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हालांकि जब वह अनन्या शर्मा की मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी तो उसे अनन्या शर्मा से आराम और गर्मजोशी महसूस हुई, और इस तरह वह अनन्या शर्मा की बेहद वफादार हो गई। यहाँ तक कि जब अनन्या शर्मा रिटायर होकर उत्तरी अमेरिका में छिपने चली गई तब भी वह अनन्या शर्मा के साथ थी। अभी वह न केवल अनन्या शर्मा की मैनेजर थी बल्कि उसकी सहायक और हाउसकीपर भी थी। अनन्या शर्मा के साथ तो वह बहुत अच्छी थी, लेकिन बाहरी लोगों के साथ वह कुछ हद तक कठोर थी। तुम मेरे साथ इतनी विनम्र क्यों हो रही हो? बड़ी बहन, पहले तुम एक एल्बम जारी करोगी। कंपनी को हाल ही में काफी गाने मिले हैं। तुम बड़ी बहन मेई से बात कर सकती हो, मुझे लगता है कि वह तुम्हें गाने चुनने की इजाजत दे सकती है। आखिरकार तुमने संगीत के जरिए ही शुरुआत की है। जो फेई ने कहा, पहले देखते हैं कि चीजें कैसे होती हैं। अध्याय 7। अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया, फिर अपना बैग उठाया और अपना फोन देखने लगी और बोली, मैं एमिली को कॉल कर रही हूँ।
जब उस छोटे से लड़के के बारे में बात की गई तो जोफी मूडी हो गई और उसने अनन्या शर्मा की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा, बड़ी बहन, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम एमिली को उस गंदे आदमी के घर पर छोड़ने के बारे में कैसे आश्वस्त महसूस कर पा रही हो। अगर वह छोटा लड़का स्वच्छता की समस्या के कारण बीमार हो गया तो तुम्हें जरूर इसका पछतावा होगा। एमिली आखिरकार उनकी बेटी भी है, वह स्वच्छता पर ध्यान देंगे, है न? अनन्या शर्मा ने अनिश्चितता के साथ कहा और अपना फोन निकाला और रणविजय मेहरा का फोन नंबर डायल किया। रिंग रिंग। फोन कनेक्ट होने से पहले 10 जोड़ बार बजता रहा। फोन से उसकी बेटी की कोमल और खुशमिजाज आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी की आवाज सुनकर अनन्या शर्मा के दिल की बेचैनी तुरंत दूर हो गई और एक मुस्कान जो बाहर वालों को शायद ही दिखाई दे उसके चेहरे पर लटक गई और उसने धीरे से कहा, एमिली, क्या तुम अपने पिता के घर पर उन कुछ दिनों में खेलकर खुश हो? ओह, तुमने गलत कहा, मैं एमिली नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा कि उसकी बेटी उसके साथ मजाक कर रही है। मैं हूँ मेहरा, यो मेंग 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 मेंग। मेंग मेंग की खुशनुमा आवाज फोन से बाहर आई। ये सुनकर अनन्या शर्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने घबराहट में खुद से सोचा, रिया मेहरा। उसने एमिली को नया नाम दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एमिली को मुझसे दूर करना चाहता है? तुमने अपना नाम क्यों बदला? अनन्या शर्मा ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए पूछा। क्योंकि मैं चीनी हूं और एमिली विदेशी है, इसलिए मुझे यह नहीं चाहिए। ओह, तो क्या तुमने उन कुछ दिनों में मजा किया? अनन्या शर्मा कुछ देर के लिए अचंभित हो गई, फिर पूछा। हाँ, मैं आनंद ले रही हूँ। पापा के साथ जीवन का आनंद ले रही हूँ। जीवन का आनंद ले रही हूँ। उनके साथ रहते हुए कष्ट न सहना ही पहले से ही काफी अच्छा माना जाएगा। अनन्या शर्मा ने मन ही मन सोचा। उस छोटी सी बच्ची के लहजे से पता चल रहा था कि वह अपने उस मनहूस, बुरे स्वभाव वाले और अड़ियल पिता पर काफी निर्भर थी। तो फिर तुम जीवन का आनंद कैसे ले रही हो? अनन्या शर्मा ने पूछा। पापा, मम्मी ने पूछा कि हम जीवन का आनंद कैसे ले रहे हैं। मेंग मेंग को जवाब देना नहीं आता था और वह जल्दी से मदद के लिए अपने पिता की ओर देखने लगी। बहुत जल्दी मेंग मेंग की मधुर आवाज एक बार फिर फोन से प्रसारित हुई। डैडी ने कहा कि हम सबसे अच्छा खाना खाने जा रहे हैं, सबसे अच्छा पे पिएंगे और सबसे अच्छा खेलेंगे। ओह, थोड़ी देर में मैं भी बड़ी चिड़िया को बैठाने जा रहा हूँ। मम्मी, मुझे फोन रखना है, मैं अभी से डैडी के साथ जीवन का आनंद लेने जा रहा हूँ। मेंग मेंग के बोलने के बाद अनन्या शर्मा ने फोन से कुछ शब्द स्पष्ट रूप से सुने, ध्यान दें, शांगजिंग से की ओर। इसके बाद फोन काट दिया गया। उस पल अनन्या शर्मा अचंभित थी। मेरी बेटी ने मेरा फोन काट दिया। जीवन का आनंद लें, सुंदर शब्दों और फूलों वाली वाणी से छोटे बच्चों को धोखा देना। रणविजय मेहरा, जब आप इस तरह से दुखी हैं तो आप जीवन का आनंद कैसे लेंगे? फोन से उस अंतिम वाक्य का क्या मतलब था? क्या वह बस स्टॉप पर था, हवाई अड्डे पर, या कहीं और? वह इतना जिद्दी है, क्या वह शांगजिंग को छोड़ देगा? बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन। कुछ बार पुकारने के बाद जो फेई ने देखा कि अनन्या शर्मा ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और अनन्या शर्मा की आंखों में घबराहट थी। क्या बात है बड़ी बहन? एमिली ने क्या कहा? क्या उसे वहां रहना अच्छा नहीं लगा? जो फेई ने उत्सुकता से पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, अनन्या शर्मा ने जवाब दिया और वह चकित होकर उठी। अपना सिर नीचे करते हुए वह अपने दिल में परेशान महसूस कर रही थी। पहले जब वह अपनी बेटी को फोन करती थी तो वह हमेशा अपनी बेटी को फोन रखने के लिए मनाती थी, लेकिन अभी छोटे साथी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा और सीधे फोन काट दिया। इस तरह के बदलाव ने अनन्या शर्मा के मूड को बहुत खराब कर दिया। अभी जल्दी नहीं है, चलो पहले वापस चलते हैं। जो फेई ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और कहा। इस समय अनन्या शर्मा ने अपना सिर उठाया और कहा, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। जियाओ फेई, अभी जाकर शांगजिंग के लिए सबसे जल्दी फ्लाइट बुक कर लो। जो फेई एक पल के लिए अचंभित हो गई, लेकिन कंपनी कल 2 मीटिंग कर रही है और युवा मास्टर ली के साथ डिनर करने का मामला है। सब कुछ टाल दो, हमें एमिली को जल्दी से वापस लाना है। वह अनन्या शर्मा ने गहरी सांस ली, वह बुरी हो गई है। ओह ठीक है, जो फेई ने अपना सिर हिलाया। वह समझ गई कि जो भी बात उस छोटे से साथी से जुड़ी होती है, अनन्या शर्मा हमेशा एक ही बात कहती है और उसका मतलब बस यही होता है। इसलिए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और हवाई जहाज की टिकट बुक कर ली। दरअसल अनन्या शर्मा ने मेंग मेंग को गलत समझा। मेंग मेंग वास्तव में अभी भी अपनी मां के साथ बातचीत जारी रखना चाहती थी, लेकिन विमान उड़ान भरने वाला था। रणविजय मेहरा ने छोटे साथी को याद दिलाया और जब छोटे साथी ने अपनी मां को अलविदा कहा तो रणविजय मेहरा ने फोन संभाला और तुरंत फोन काट दिया, जिससे छोटे साथी को बेहद असंतोष महसूस हुआ। ठीक है मेंग मेंग, हमें बड़े पक्षी पर बैठना है। हम अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद तुम अपनी मां के साथ बातचीत जारी रख सकते हो, ठीक है? रणविजय मेहरा ने हल्के से कहा। ओह, जाओ और बड़े पक्षी पर बैठो, गंतव्य पर पहुंचने के बाद मां से बात करो। मेंग मेंग ने रणविजय मेहरा की बाहों में रहते हुए अपने हाथ और पैर हिलाए।
छोटे साथी को हवाई जहाज की सवारी करने का शौक था, क्योंकि हवाई जहाज की सवारी करते समय वह हवाई जहाज की खिड़की के बाहर से कपास कैंडी जैसे बादलों को देख पाती थी। हालांकि वह इस बार बादल नहीं देख पा रही थी, क्योंकि आसमान पहले से ही अंधेरा था। रात 9:30 बजे विमान ठीक समय पर जियांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। बाएं हाथ से सामान खींचते हुए और दाएं हाथ से उस छोटे बच्चे को उठाते हुए रणविजय मेहरा हवाई अड्डे से बाहर निकल गए। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ मास्क और धूप का चश्मा पहने अनन्या शर्मा जोहफी के साथ विमान के कमरे की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अनन्या शर्मा की यह यात्रा बेकार जाने वाली थी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही रणविजय मेहरा की निगाहें इधर उधर घूमी और आखिरकार उनकी निगाह भीड़ में एक महिला पर जाकर रुकी। महिला की शक्ल कुछ हद तक रणविजय मेहरा जैसी ही थी, बस उसकी भौहें विलो के पत्तों जैसी थीं और नाक और होंठ उससे कहीं ज्यादा छोटे और खूबसूरत थे। वह महिला बिल्कुल काजल मेहरा थी, जिसकी लंबाई 1.7 मीटर थी। रणविजय मेहरा मुस्कुराए और काजल मेहरा की ओर चल दिए। जब रणविजय मेहरा काजल मेहरा के करीब आए और काजल मेहरा ने रणविजय मेहरा को देखा, जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास पहले जैसी ही शालीनता थी, तो उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं। भाई, काजल मेहरा ने हल्के से चिल्लाते हुए जल्दी से चलकर रणविजय मेहरा की बाहों में प्रवेश किया। बूहू। जब मिंग मिंग, जो बहुत सतर्कता से उस महिला को देख रही थी जो अपने पिता के सामने आमने सामने देख रही थी, ने देखा कि दोनों एक दूसरे से गले मिले हुए हैं, तो वह तुरंत रोने लगी। अयो, क्या बात है मिंग मिंग। रणविजय मेहरा ने अपनी बहन को छोड़ा और जल्दी से छोटी राजकुमारी को सांत्वना देने के लिए चले गए। तभी काजल मेहरा ने मिंग मिंग को देखा। मिंग मिंग के प्यारे और उदास चेहरे को देखकर काजल मेहरा मुस्कुराए और बोली, मिंग मिंग रो मत, आज्ञाकारी बनो। बाद में चाची तुम्हें अच्छी चीजें खाने के लिए लाएंगी, ठीक है। बोलते समय काजल मेहरा रणविजय मेहरा से मिंग मिंग को ले जाना चाहती थी, लेकिन कौन जानता था कि उस छोटी सी बच्ची ने विरोध करने के लिए अपना छोटा सा हाथ उठाया। तुम चली जाओ, बुरी औरत। डैडी मेरे और मम्मी के हैं, दूसरे लोग डैडी को गले नहीं लगा सकते। पफ। काजल मेहरा एक पल के लिए अचंभित हो गई। कुछ ही देर बाद वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। स्थिति पर हंसे या रोए, ये समझ में नहीं आ रहा था कि रणविजय मेहरा मिंग मिंग को चाची का मतलब समझाना शुरू कर दिया। ये जानने के बाद कि काजल मेहरा उसके डैडी की छोटी बहन है, तभी छोटी राजकुमारी का मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा। पहले तो काजल मेहरा उन्हें समुद्री भोजन खिलाना चाहती थी, लेकिन रणविजय मेहरा ने तुरंत मना कर दिया। सबसे पहले उसे लगा कि समुद्री भोजन खाने से बच्चों को दस्त लग सकते हैं। दूसरे, उसे बाहर के रेस्तरां के बारे में भरोसा नहीं था। अगर वे समुद्री भोजन खाते भी हैं, तो कम से कम समुद्री भोजन तो उसे खुद ही बनाना चाहिए। पाक कला की इस विशेषता के प्रति रणविजय मेहरा की अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। थंडर यान ट्री लगाने के बाद वह मिंग मिंग के खाने के लिए खुद ही सामग्री उगाना चाहता है। इससे पहले वह भी मिंग मिंग के लिए सामान्य सामग्री से ही काम चला सकता है। अंत में रणविजय मेहरा ने पेस्ट्री रेस्टोरेंट में खाना खाने का फैसला किया। खाना खाते समय रणविजय मेहरा को पता चला कि काजल मेहरा कॉजवे बे में एक बार में डीजे के रूप में काम कर रही थी। हर हफ्ते सिर्फ रविवार को ही उसकी छुट्टी होती थी। उपन्यास में स्थानों को वास्तविक जीवन के स्थान से बहुत गंभीरता से न ले, तुलना न करें। मूल रूप से स्थान कॉजवे बे जो कि है, उसे लिखा गया है। नोट: उपन्यास में कुछ स्थान वास्तविक जीवन में भी मौजूद नहीं हैं। डीजे के रूप में काम करना कितना थकाऊ था, इस बारे में बात न करते हुए काम करने का माहौल भी वास्तव में अच्छा नहीं था, क्योंकि उस तरह के माहौल में बदमाश और ईमानदार लोग एक साथ मिल जाते थे। रणविजय मेहरा नहीं चाहते थे कि काजल मेहरा डीजे के रूप में काम करना जारी रखें, लेकिन काजल मेहरा ने कहा कि डीजे के रूप में काम करना उनका शौक था। ये देखकर कि उसका अनुनय बेकार था, रणविजय मेहरा ने इस बारे में और बात नहीं की। खाना खाने के बाद रात के 11 बजने वाले थे और छोटी राजकुमारी को पहले से ही नींद आ रही थी। काजल मेहरा ने एक टैक्सी बुलाई और रणविजय मेहरा को अपने किराए के अपार्टमेंट में रहने के लिए जाने देना चाहती थी। लेकिन जब रणविजय मेहरा को पता चला कि उसकी बहन किसी और के साथ अपार्टमेंट किराए पर ले रही है, तो उसने अपार्टमेंट में रहने का विचार छोड़ दिया और काजल मेहरा से कहा कि वह उसके साथ कॉजवे बे में स्थित फुशी होटल में रहे। बेशक रणविजय मेहरा के जीवन के लक्ष्य जीवन का आनंद लेने के साथ उसने 500 के रूम का अग्रिम भुगतान किया और प्रेसिडेंट स्वीट में रुका, जिसका किराया प्रति दिन 180 के रूम था। इससे काजल मेहरा के चेहरे पर एक पल के लिए भाव जम गया। लगता है कि भाई की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। हालांकि इसके बाद काजल मेहरा को अपने दिल में कुछ गुस्सा आया। ठीक है, कल्पना कीजिए कि मैंने वास्तव में हर महीने उसके लिए 5 के रूम जमा किया था और अभी वह वास्तव में 500 के रूम निकाल रहा है। इसे उसकी स्थिति खराब कैसे माना जा सकता है? ऐसा लगता है कि मेहरा परिवार में अभी भी कुछ विवेक है और उसने उसे थोड़े पैसे देकर छोड़ दिया। कमरे में प्रवेश करते हुए रणविजय मेहरा ने सबसे पहले छोटी राजकुमारी को मुख्य बेडरूम में रखा जो सो रही थी। उसके बाद वह लिविंग रूम में वापस गया और कार रेसिंग के मामले के बारे में सरलता से समझाया। उसके बाद काजल मेहरा को पता चला कि रणविजय मेहरा के पैसे कहां से आए। भाई और बहन ने कुछ सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। वे आधी रात 1 बजे तक बातें करते रहे और फिर रुक गए।
बात करते समय जब काजल मेहरा ने मेंग मेंग की मां के बारे में पूछा तो रणविजय मेहरा ने कोई खास जवाब नहीं दिया। ये देखकर काजल मेहरा ने भी सवाल पर जोर नहीं दिया। थकने तक बात करने के बाद वह आराम करने के लिए दूसरे बेडरूम में चली गई। हालांकि रणविजय मेहरा को नींद आ रही थी, लेकिन उसे एक और महत्वपूर्ण काम करना था। अपने दिमाग को शांत करते हुए वह कंप्यूटर टेबल पर गया और कंप्यूटर खोला। दराज से कलम निकालकर वह सोचने लगा। थंडर यान ट्री के लगाए जाने के बाद मैं एक पहाड़ को एक डोमेन के रूप में मान सकता हूं और पहाड़ के लिए पोषण प्राप्त कर सकता हूं और मिट्टी को आध्यात्मिक भूमि में बदल सकता हूं। अन्य बीज बोने के अलावा मैं कुछ फल और सब्जियां भी लगा सकता हूं। हालांकि मुझे यह विचार करना होगा कि जमीन कितनी बड़ी होनी चाहिए। जमीन जितनी बड़ी होगी, मिट्टी की आध्यात्मिक ताकत उतनी ही कम होगी। मुझे पहले ये सोचना होगा कि मुझे क्या चाहिए। नहीं, यह इस बारे में होना चाहिए कि मेंग मेंग को क्या चाहिए। रणविजय मेहरा ने कलम ली और एक कागज पर लिखना शुरू कर दिया। मेंग मेंग को दूध पीने की जरूरत है, इसलिए मुझे एक डेयरी गाय पालनी होगी। इतना ही नहीं, खाने के लिए मुर्गियां, बत्तखें, मछलियां वगैरह भी चाहिए। इस क्षेत्र को पोल्ट्री क्षेत्र के रूप में गिना जा सकता है। मेंग मेंग का मुख्य भोजन चावल और गेहूं का आटा है, इसलिए मुझे चावल और गेहूं उगाना होगा। फल और सब्जियां भी चाहिए। फिर एक क्षेत्र का उपयोग रोपण क्षेत्र के रूप में किया जाना चाहिए। पहाड़ की चोटी पर स्थित क्षेत्र के लिए थंडर यान ट्री और युवानिकिंग ट्री के अलावा जो चीजें खेती के लिए जरूरी हैं, वहां अन्य चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इस क्षेत्र का उपयोग आवासीय क्षेत्र के रूप में किया जाना चाहिए। पोल्ट्री क्षेत्र और रोपण क्षेत्र पहाड़ के पीछे रखा जाएगा। ओह, ये सही है। मैं मेंग मेंग के खेलने के लिए कुछ पालतू जानवर भी पाल सकता हूँ, इसलिए मुझे पालतू जानवरों के लिए एक क्षेत्र छोड़ना होगा। पहाड़ के सामने मैं मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र छोड़ सकता हूँ। मनोरंजन क्षेत्र में मैं वहां एक स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स या कुछ और बना सकता हूँ। ये जगह आंखों को भी अच्छी लगेगी, इसलिए मुझे एक व्यूइंग एरिया भी बनाना होगा। व्यूइंग एरिया में मैं कुछ खूबसूरत फूल, पौधे और पेड़ लगा सकता हूँ। मैं एक विशाल मछली घर भी बनवा सकता हूँ और उसमें कुछ असामान्य मछलियाँ पाल सकता हूँ। फिर मैं कमल उगाने के लिए एक तालाब भी बना सकता हूँ। अंत में मैं पानी के ऊपर एक आंगन भी बना सकता हूँ, जो दृश्यों को देखने के लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी। ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं एक समुद्री जल क्षेत्र भी बना सकूं। हालांकि समुद्री जल क्षेत्र बनाना काफी मुश्किल है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मुझे अभी सोचना चाहिए। 2 क्षेत्रों को रिजर्व क्षेत्र के रूप में छोड़ा जा सकता है और यह पर्याप्त होना चाहिए। 2 रिजर्व क्षेत्रों के लिए, एक पहाड़ के पीछे और दूसरा पहाड़ के सामने होगा। ये सब लिखने के बाद रणविजय मेहरा ने जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया ताकि पता चल सके कि कोई समस्या तो नहीं है। पढ़ने के बाद वह तुरंत अचंभित हो गया। पोल्ट्री क्षेत्र, रोपण क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, पालतू क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, देखने का क्षेत्र, समुद्री जल क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र। पिछले 2 क्षेत्रों के बारे में बात न करते हुए सामने के 6 क्षेत्र भी पहले से ही बहुत ज्यादा थे। जिस काम की जरूरत होगी वह बहुत ज्यादा होगा और थंडर यान ट्री में उतनी ऊर्जा नहीं थी। जिस समय थंडर यान ट्री लगाया गया था उस समय थंडर यान ट्री पहाड़ को अपना डोमेन मानेगा और डोमेन को बदलने के लिए ऊर्जा का पहला बैच जारी करेगा। उसके बाद डोमेन थंडर यान ट्री को ऊर्जा से भर देगा और थंडर यान ट्री द्वारा पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने के बाद ये डोमेन को बदलने के लिए ऊर्जा का दूसरा बैच जारी करेगा। ये चक्र फिर से दोहराया जाएगा और अंत में थंडर यान ट्री और डोमेन एक साथ मिलकर एक खजाने की भूमि बन जाएंगे। हालांकि डोमेन को बदलने का मौका केवल 3 बार था। अध्याय 8। रणविजय मेहरा के पास डोमेन को अपनी इच्छानुसार बदलने के 3 मौके हैं, लेकिन 3 बार के बाद वह भूमि के साथ जो कुछ भी करना चाहता है उसे हाथ से करना होगा। परिवर्तन की शक्ति भी अनंत नहीं थी। थंडर यान ट्री की ऊर्जा सीमित थी और रणविजय मेहरा को क्यूई रिफाइनिंग दायरे तक पहुंचने के लिए ऊर्जा का एक हिस्सा अवशोषित करने की आवश्यकता थी। उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह पहले से ही आधी से अधिक ऊर्जा थी। इसके अलावा युवानिकिंग ट्री जिसे पहाड़ की चोटी पर लगाया जाना था उसे भी 20% ऊर्जा की आवश्यकता थी ताकि उसका विकास सुनिश्चित हो सके। ये सब गिनने के बाद बची हुई ऊर्जा की मात्रा इतने क्षेत्रों को सहारा देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं थी। यह एक कठिन समस्या है। रणविजय मेहरा ने कुछ परेशान महसूस करते हुए अपना सिर रगड़ा। उसके पास एक बार में सब कुछ निपटाने के विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे भूल जाओ। खाना एक बार में एक निवाला खाना पड़ता है और सड़क पर एक कदम चलना पड़ता है। इसके अलावा मेंग मेंग अभी भी छोटा है और उसे शुरुआती ग्रामीण जीवन शैली की जरूरत नहीं है। बिना किसी विकल्प के रणविजय मेहरा ने आवासीय क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र और देखने के क्षेत्र को अस्थायी रूप से रोक दिया और पहाड़ के पीछे स्थित पालतू जानवरों के क्षेत्र को लंबित रखा। मुख्य प्राथमिकता पहले रोपण क्षेत्र और मुर्गी पालन क्षेत्र को बसाना था। योजना पूरी करने के बाद रणविजय मेहरा वेब पेज पर गए और विभिन्न पहाड़ों के आकार और स्थिति को देखने के लिए जियांग का उपग्रह मानचित्र खोला। ये कहना होगा कि जियांग में पहाड़ों की संख्या असंख्य थी। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका उद्देश्य जीवन का आनंद लेना था, प्रमुख विकल्प समुद्र के सामने वाले पहाड़ थे, क्योंकि अगर कोई समुद्र के सामने वाले पहाड़ पर रहता है तो वह जब चाहे समुद्र के नज़ारे देख सकेगा।
काफी देर तक देखने के बाद रणविजय मेहरा ने पाया कि अधिकांश पहाड़ों का सतही क्षेत्र बहुत बड़ा था। एक पूर्णतावादी के रूप में रणविजय मेहरा एक ऐसा पहाड़ खोजना चाहते थे जो उनके लिए बेहद उपयुक्त हो। पहाड़ की सतह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन क्षेत्रों के आकार को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ी होनी चाहिए जिन पर रणविजय मेहरा काम करेंगे। 1 घंटे तक देखने के बाद रणविजय मेहरा ने आखिरकार कागज पर 7 पते लिखे। ऐसे पहाड़ जो समुद्र के सामने हो और जिनका आकार मध्यम हो। ये विकल्पों का पहला समूह था। उम्मीद है कि मैं उन पहाड़ों में से किसी एक के भीतर एक खजाने की भूमि खोजने में सक्षम हो जाऊंगा, रणविजय मेहरा ने खुद से हल्के से कहा। कुछ थका हुआ महसूस करते हुए उसने जाकर आराम करने का फैसला किया। खड़े होते ही उसका फोन बज उठा। पहले से ही इतनी देर हो चुकी है, फोन कौन कर रहा है? रणविजय मेहरा ने अपनी जेब से फोन निकाला और डायलर को देखते ही वह कुछ देर के लिए अचंभित हो गया। अनन्या शर्मा। फोन कॉल के जरिए कनेक्ट होने के बाद अनन्या शर्मा की भयंकर आवाज फोन से बाहर आई। तुम कहाँ हो? मैं इस समय होटल में हूँ, रणविजय मेहरा ने शांति से जवाब दिया। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब मैंने अनन्या शर्मा से सच में बात की है। सच कहूं तो रणविजय मेहरा इस समय कुछ उलझन महसूस कर रहे थे। अनन्या शर्मा के प्रति वह अन्य लोगों की तरह उसके साथ उदासीनता से पेश नहीं आ पा रहे थे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मिंग मिंग की मां है। रणविजय मेहरा ने अपने दिल में हल्के से बुदबुदाया। अनन्या शर्मा के प्रति ये सबसे अच्छा है कि मैं सिर्फ अपने सच्चे दिल की बात सुनूं और जानबूझकर या बनावटी न बनूं। बस अपने दिल की बात सुनूं। होटल। अनन्या शर्मा ने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर तुरंत शांत हो गईं। ऐसा लगता है कि यह कठोर दिमाग वाला आदमी एमिली की बहुत परवाह करता है। अगर नहीं तो वह अपने उस गंदे घर को छोड़कर किसी होटल में नहीं रुकेगा। किस होटल में हो? अनन्या शर्मा की आवाज शांत हो गई। खुशी होटल, रणविजय मेहरा ने संक्षेप में उत्तर दिया। ये देखकर कि रणविजय मेहरा को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अनन्या शर्मा अपने दिल में गुस्सा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये पहले से ही बुरा नहीं है कि मैंने तुमसे धैर्यपूर्वक बात की और फिर भी तुम मुझसे इतनी बेरुखी से बात करते हो। इसका क्या मतलब है? इसलिए उसने झुंझलाते हुए कहा, मेरे वीचैट पर लोकेशन भेजो। अपनी बात खत्म करने के बाद अनन्या शर्मा ने अपनी आंखें घुमाई, फिर फोन रख दिया। इस महिला के साथ क्या मामला है? रणविजय मेहरा ने कुछ हैरान होते हुए अपने होंठ सिकुड़े। वह भी जियांग पहुंचा ही था कि अनन्या शर्मा आने ही वाली थी। उसे कैसे पता चला कि मैं जियांग आया हूं? ओह, ये सही है, उसने अभी फोन पर मिंग मिंग से बात करते समय एयरपोर्ट की घोषणा सुनी होगी। अपने फोन का वीचैट खोलने के बाद उसने तुरंत अपना स्थान अनन्या शर्मा को भेजा। रिंग रिंग रिंग। 2 सेकंड बाद फोन फिर से बजा और रणविजय मेहरा ने कॉल का जवाब दिया। रणविजय मेहरा। अनन्या शर्मा की गुस्से भरी आवाज फोन से बाहर आई। क्या बात है? रणविजय मेहरा चौंक गए, जैसा कि एक गायक से उम्मीद की जाती है। फोन भी अनन्या शर्मा की दमदार आवाज को रोक नहीं पाया। तुम जियांग में हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम एमिली को अपनी मर्जी से जियांग क्यों ले आए? तुमने मुझे शांगजिंग की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं, अनन्या शर्मा ने लगातार कहा। इस बात ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि उसके दांत खुजलाने लगे। पहले तो वह पूरे दिन कंपनी में व्यस्त रहने के कारण पहले से ही बहुत थकी हुई थी। इसके अलावा रात के समय वह आराम नहीं कर रही थी और वास्तव में शांगजिंग की ओर भाग रही थी। लेकिन रणविजय मेहरा के घर पहुंचने पर वहां कोई नहीं था। तुमने भी नहीं पूछा? रणविजय मेहरा ने मासूमियत भरे लहजे में कहा। सिर्फ इसलिए कि मैंने नहीं पूछा तुम मुझे नहीं बता सकती? अनन्या शर्मा अब और भी गुस्से में थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम रुको और देखो। बात खत्म करने के बाद उसने तुरंत फोन काट दिया। बुरा स्वभाव। रणविजय मेहरा को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा खिंचाव लेते हुए और अपने शरीर में थकान महसूस करते हुए वह अपनी बेटी को गले लगाते हुए सोने की तैयारी करते हुए बेडरूम की ओर चला गया। बेडरूम की ओर चलते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, शायद उसकी बड़ी चाची आई होगी। बड़ी चाची, मासिक धर्म के लिए अपशब्द। दूसरी तरफ शांगजिंग में जिस अपार्टमेंट में रणविजय मेहरा रहता था उसके नीचे जम्हाई जोफी ने जम्हाई ली। बड़ी बहन, वह पहले ही जियांग जा चुका है, तो हम क्या करें? अब जियांग वापस जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक करें। अपनी बेटी से जुड़ी चीजों के प्रति अनन्या शर्मा हमेशा बहुत निर्णायक रही हैं। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, जोफी जानती थी कि अनन्या शर्मा मेंग मेंग के लिए जियांग वापस जाने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। इसे भूल जाओ, चलो पहले आराम करने के लिए एक होटल ढूंढते हैं। हम कल वापस जाएंगे। अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया। होटल की ओर जाते हुए अनन्या शर्मा कुछ हद तक विमुख थी। क्या वह शांगजिंग छोड़ने को तैयार है? अपने बच्चे के पिता रणविजय मेहरा की ओर अनन्या शर्मा ने भी पिछले कुछ सालों में उस पर ध्यान दिया था। स्वाभाविक रूप से उसके कुछ दोस्त हैं जो शांगजिंग में थे। थोड़ी देर पूछने के बाद वह इस मनहूस युवा मास्टर रणविजय मेहरा की परिस्थितियों को समझ गई। रणविजय मेहरा की जिद्दी और शांगजिंग छोड़ने के लिए तैयार न होने के बारे में वह स्वाभाविक रूप से भी जानती थी। शायद यह उसकी बेटी की वजह से है। उसके लिए जियांग जाने का विकल्प चुनना, क्या यह मेरी वजह से हो सकता है?
यहाँ तक सोचते सोचते अनन्या शर्मा की भावनाएं अवर्णनीय रूप से थोड़ी उन्मत्त हो गईं। अगली सुबह जब रणविजय मेहरा अपनी नींद का आनंद ले रहे थे, मेंग मेंग की रोने की आवाज ने एक बार फिर रणविजय मेहरा को उनकी नींद से जगा दिया। क्या बात है मेंग मेंग? रणविजय मेहरा ने छोटी राजकुमारी को उठाते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, क्या तुम्हें फिर से कोई बुरा सपना आया? मेंग मेंग ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल रोती रही। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद तब रणविजय मेहरा को पता चला कि समस्या क्या थी। पता चला कि छोटी सी बच्ची ने बिस्तर गीला कर दिया था और उसका डिस्पोजेबल डायपर लगभग पूरी तरह से भीग गया था। पिताजी, अपनी पैंट बदलने में तुम्हारी मदद करो। रोना मत, ठीक है? रणविजय मेहरा ने बेचैनी से छोटी सी बच्ची को उसके कपड़े बदलने में मदद की। इसके बाद रणविजय मेहरा ने छोटी राजकुमारी के लिए दूध का एक कप बनाया और जब उसने उसे पीना शुरू किया तब उसका रोना धीरे धीरे बंद हो गया। ये देखकर कि छोटी राजकुमारी कुछ शर्मिंदा और शर्मीली थी, रणविजय मेहरा को तुरंत पता चल गया कि मामला क्या है। इसे मजेदार पाते हुए रणविजय मेहरा ने कहा, मेंग मेंग, तुम अभी 4 साल की भी नहीं हो। 5 साल से कम उम्र में बिस्तर गीला करना बहुत सामान्य है। ओ टिल्ड, मेंग मेंग ने अपना छोटा शरीर घुमाया। हाँ, रणविजय मेहरा ने छोटी राजकुमारी के सिर पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आज तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। हम डिज्नीलैंड जाएंगे। मेंग मेंग थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गई, फिर उसने अपनी बेबी बोतल नीचे रख दी और खुशी से अपने हाथों से ताली बजाई। ठीक है, ठीक है, जाओ डिज्नीलैंड खेलो, चलो और मौसी को जगाओ। रणविजय मेहरा ने मेंग मेंग को गोद में उठाया और दूसरे बेडरूम में चले गए। रणविजय मेहरा के हिम्मत प्रशिक्षण मार्गदर्शन के तहत मेंग मेंग ने अपनी मधुर आवाज में चिल्लाया, आओ आंटी, सूरज पहले से ही आपके नितंबों पर चमक रहा है और आप अभी भी सो रही हैं। बहुत शर्मनाक, अगर आप अभी भी नहीं जागी तो हम अपने आप खेलने चले जाएंगे। छोटी राजकुमारी के चिल्लाने पर काजल मेहरा भी जाग गई। घड़ी पर नजर डाली और देखा कि अभी सिर्फ 8 बजे हैं। उसने झल्लाहट से आह भरी। साफ सफाई करने के बाद काजल मेहरा ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। रणविजय मेहरा और मेंग मेंग को सोफे पर खेलते हुए देखकर उसने रणविजय मेहरा को गुस्से से देखा। भाई, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, तुम्हें पता है? तुम्हारा क्या मतलब है सिर्फ? अभी तो 8 बजे हैं और तुम अभी भी सो रही हो। जल्दी से जाओ और नहा लो, हम बाद में डिज्नीलैंड जा रहे हैं। रणविजय मेहरा ने जल्दी से कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जल्दी करूंगी। काजल मेहरा ने अपने होंठ सिकोड़े। काजल मेहरा ने नहा धोकर जब वे जाने वाले थे तो उसने देखा कि छोटी राजकुमारी ने बहुत कम कपड़े पहने हैं और अपना सिर हिलाया। यह नहीं चलेगा भाई, आपको मेंग मेंग के लिए जैकेट लाना होगा। किस लिए जैकेट लाना है? रणविजय मेहरा ने हैरान होते हुए पूछा। जियांग में तापमान काफी अधिक था। हालांकि अभी 10वें महीने में शरद ऋतु थी, फिर भी सड़क पर चलने से पसीना आ सकता था। क्या हम डिज्नीलैंड नहीं जा रहे हैं? डिज्नीलैंड में तापमान अंदर बहुत कम और बाहर बहुत अधिक होता है। अगर तापमान में बड़े बदलाव के कारण मेंग मेंग को सर्दी लग जाए तो आप क्या करेंगे? भाई, अब आप भी एक पिता हैं, आपको इस तरह के सामान्य ज्ञान पर ध्यान देना होगा। काजल मेहरा ने कहा। ओह, आप सही कह रहे हैं। रणविजय मेहरा ने अपना सिर हिलाया, फिर बेडरूम में वापस गया और मेंग मेंग के लिए एक कार्टून वाली जैकेट ली। ये कहना होगा कि महिलाएं हमेशा पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक चौकस होती हैं। होटल के रेस्तरां में एक साधारण नाश्ता करने के बाद रणविजय मेहरा अपनी बेटी को एक थीम पार्क में अपनी पहली यात्रा शुरू करने के लिए डिज्नीलैंड ले गए। रणविजय मेहरा पहले कभी जियांग के डिज्नीलैंड में नहीं आए थे, इसलिए काजल मेहरा ने मेजबान होने का पद संभाला, या इसे सीधे शब्दों में कहें तो कठिन काम। डिज्नीलैंड के प्रवेश द्वार पर रणविजय मेहरा छोटी राजकुमारी को लेकर एक छायादार जगह पर खड़े हो गए, जबकि काजल मेहरा धूप में टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़ी थीं। डिज्नीलैंड आखिरकार दुनिया भर में एक प्रथम श्रेणी का थीम पार्क था। हालांकि यहाँ कोई फेरिस व्हील नहीं था जो आम थीम पार्क में होता है, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ खेलने की संभावना बहुत अधिक थी। हर एक परी कथा थीम वाले क्षेत्र को कई बच्चों का शौक था। हालांकि मेंग मेंग सिर्फ 3 साल की थी और उसकी लंबाई 1 मीटर भी नहीं थी, इसलिए ऐसी कई चीजें थीं जो वह नहीं खेल पाए। वाह, इतने सारे लोग हैं। डैडी, उस गुब्बारे को देखो, ये कितना बड़ा है। डैडी, वहाँ देखो, वहाँ देखो। मेंग मेंग खुशी से लगातार हंस रही थी, जबकि उसकी बड़ी आंखें हर जगह देख रही थीं। डिज्नीलैंड में प्रवेश करते हुए पहला पड़ाव मेन स्ट्रीट USA था, जो वास्तव में एक शॉपिंग स्ट्रीट थी जहां सड़क के बाएं और दाएं तरफ स्मारिका बेचने वाली दुकानें थीं। रणविजय मेहरा का यहां समय बर्बाद करने का इरादा नहीं था और इसलिए उन्होंने सीधे काजल मेहरा से उनकी और मेंग मेंग की कुछ तस्वीरें लेने में मदद करने के लिए कहा। तस्वीरें लेने के बाद वे तुरंत दूसरे पड़ाव फ्रंटियरलैंड पहुंच गए। डैडी, शिकायत भरी नजर से मेंग मेंग ने तेज रोलर कोस्टर की ओर इशारा किया और दयनीय ढंग से पूछा, मैं क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मेंग मेंग अभी भी छोटा है। रुको, जब तुम 1.1 मीटर लंबे हो जाओगे तब तुम खेल पाओगे। काजल मेहरा ने मुस्कुराते हुए मेंग मेंग के चेहरे पर चुटकी ली। चूंकि रैपिड रोलर कोस्टर नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए उनके पास गीजर गुलच जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गीजर गुलच में कुछ तस्वीरें लेने के बाद वे मिस्टिक मैनर में आ गए। पिताजी, मुझे डर लग रहा है।
मेंग मेंग रणविजय मेहरा की बाहों में सिमट गई, जबकि चुपके से अपनी बड़ी आंखों से आसपास के माहौल को देख रही थी। मिस्टिक मैनर का निर्माण बेहतरीन था और वहां के प्रभाव बहुत अच्छे थे। कुछ हद तक ठंडे माहौल ने छोटी राजकुमारी को थोड़ा डराया। तो चलो खेलने के लिए दूसरी जगह चलते हैं, रणविजय मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर छोटी राजकुमारी को गार्डन ऑफ वंडर्स में ले गए। गार्डन ऑफ वंडर्स को फोटो खींचने की जगह भी माना जाता था। गार्डन ऑफ वंडर्स में एक चक्कर लगाने के बाद ये पहले से ही कुछ उबाऊ लग रहा था। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, चलो एडवेंचरलैंड चलते हैं। ठीक 12 बजे शेर राजा का जश्न मनाने वाला प्रदर्शन होगा, शुरू हो जाओ। छोटी राजकुमारी ने अपने हाथ ऊपर उठाए। एडवेंचरलैंड पहुंचने के बाद 12 बजे से पहले अभी भी लगभग 5 मिनट बाकी थे। मेंग मेंग को गोद में लेकर रणविजय मेहरा गलियारे के पास तीसरी भूमिका में बैठ गए। परियों की कहानियों के मनमोहक पात्रों को देखते हुए मेंग मेंग ने रणविजय मेहरा की बाहों में उत्साह से अपने हाथ हिलाए। प्रदर्शन पूरी तरह से अंग्रेजी में था। रणविजय मेहरा जो अंग्रेजी बोलने में शुरुआती थे, वे केवल कुछ सरल शब्दों को ही समझ पाए। रणविजय मेहरा के विपरीत मेंग मेंग उत्तरी अमेरिका में पैदा हुए थे, वे अंग्रेजी को पूरी तरह से समझने में सक्षम थे। अध्याय 9 मंच पर मौजूद शेर राजा लगातार अपने शरीर को लहराते हुए दर्शकों की ओर भागा। जब शेर राजा मेंग मेंग के सामने पहुंचा तो शेर राजा की वेशभूषा में अभिनेता ने अपनी आवाज को गहरा किया और कहा, बच्चों, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? ये देखकर कि सभी की निगाहें उसकी ओर चली गईं, मेंग मेंग शर्म से रणविजय मेहरा की बाहों में छिप गई और शर्म से बोली, मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे पास डैडी हैं। ये देखकर शेर राजा ने अपनी आवाज को गहरा किया और कहा, दहाड़ो दहाड़ो दहाड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ खा जाऊंगा। नहीं, मेंग मेंग ने रणविजय मेहरा को गले लगाया, अपने पिता की रक्षा करने की मुद्रा में। ये देखकर रणविजय मेहरा थोड़ा मुस्कुराए, फिर अपना सिर मेंग मेंग के कान के पास झुकाया और कुछ शब्द कहे। मेंग मेंग बहुत आज्ञाकारी थी। अपना सिर ऊपर उठाकर और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पलकें झपकाते हुए उसने शेर राजा की ओर देखा और प्यारी आवाज में कहा, हन्फ, तुम इस कीड़े ने भी मुझे डराने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डैडी तुम्हें एक थप्पड़ मारकर उड़ा देंगे? ये देखकर सभी दर्शक हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। वे सभी मेंग मेंग के मनमोहक रूप से पिघल गए। सभी दर्शकों ने यह भी सोचा कि मेंग मेंग ने जो कहा वह सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब रणविजय मेहरा के अनोखे मेहरा परिवार की शिक्षा थी। हा, कितनी प्यारी छोटी राजकुमारी है, शेर राजा ने एक वाक्य कहा, फिर अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए अन्य बच्चों के सामने चला गया। आधे घंटे का प्रदर्शन जयकारों और हंसी की आवाजों के बीच समाप्त हुआ। 3 घंटे खेलने के बाद रणविजय मेहरा को डर था कि मेंग मेंग कुछ थक गई है और इसलिए उसे खाने और आराम करने के लिए एक रेस्तरां में ले गए। दोपहर 2 बजे काजल मेहरा के नेतृत्व में रणविजय मेहरा मेंग मेंग को टॉय स्टोरी लैंड ले आए। पहला मनोरंजन आइटम टॉय सोल्जर पैराशूट ड्रॉप था, जहां मेंग मेंग जो ऊंचाई से थोड़ा डरती थी उसे थोड़ा डर लगा। टॉय सोल्जर पैराशूट ड्रॉप छोड़ने के बाद वे स्लिंकी डॉग स्पिन में आए। स्लिंकी डॉग स्पिन में मेंग मेंग को लगा कि यह अन्य मनोरंजन आइटम जितना मजेदार नहीं था और इस प्रकार समूह अगले क्षेत्र फैंटेसीलैंड में चला गया। मेंग मेंग को लगा कि फैंटेसीलैंड बहुत मजेदार था, खासकर डिम्बो द फ्लाइंग एलिफेंट, जिसने मेंग मेंग को अपने हाथ ऊपर उठाए और खुशी से जयकार करने पर मजबूर कर दिया। मेंग मेंग के मनमोहक छोटे रूप को देखकर रणविजय मेहरा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए। अगर इसे अतीत में रखा जाता तो यह माना जाता कि शर्मीली मेंग मेंग इस तरह की हरकत नहीं करती, लेकिन अभी मेहरा परिवार की शिक्षा से गुजरने के बाद मेंग मेंग की हिम्मत थोड़ी बड़ी हो गई थी। यह माना जाता था कि ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, रणविजय मेहरा एक ऐसी बेटी को पढ़ाने में सक्षम होंगे जिससे वे संतुष्ट होंगे। फैंटेसीलैंड में खेलने के बाद शाम के लगभग 4 बज चुके थे। काजल मेहरा के नेतृत्व में डिज्नीलैंड में उनकी यात्रा बहुत ही रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध थी। अगला पड़ाव टुमारोलैंड था। टुमारोलैंड में खेलने के बाद वे मेन स्ट्रीट USA वापस चले गए। आसमान में अंधेरा होने लगा था और इस तरह डिज्नीलैंड में रोशनी लगातार खोली गई। सभी रोशनी चालू होने के बाद डिज्नीलैंड दिन के दौरान डिज्नीलैंड से बिल्कुल अलग था। ये पूरी तरह से अलग तरह का नजारा था। थोड़ी देर टहलने और कुछ स्मृति चिन्ह खरीदने के बाद काजल मेहरा पिता और बेटी को स्लीपिंग ब्यूटी कैसल ले आए। स्लीपिंग ब्यूटी कैसल डिज्नीलैंड की आतिशबाजी देखने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। काल्पनिक आतिशबाजी देखने के बाद खेलने का एक दिन भी खत्म हो गया था। होटल वापस लौटते हुए रणविजय मेहरा ने पहले थकी हुई छोटी राजकुमारी को सुला दिया, फिर लिविंग रूम में आ गए। काजल मेहरा ने अपने कपड़े पैक करना पहले ही समाप्त कर लिया था। भाई, मैं अब काम पर जा रही हूँ। काजल मेहरा ने रणविजय मेहरा के हाव भाव को देखा और सावधानी से कहा, हम तो जाओ। रणविजय मेहरा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। इससे काजल मेहरा को कुछ अप्रत्याशित लगा। वह जानती थी कि उसके भाई का स्वभाव कुछ हद तक जिद्दी है। बार दीजिए, इस तरह का काम निश्चित रूप से ऐसा काम था जिसमें वह उसका काम करना पसंद नहीं करता था। काजल मेहरा पहले भी रणविजय मेहरा के जिद्दी ढंग से उसे कुछ उपदेश देने से बहुत डरती थी।
हालांकि रणविजय मेहरा के अचानक बोलने से काजल मेहरा फिर से घबरा गई, क्योंकि उसने रणविजय मेहरा को ये कहते हुए सुना, ऐसी जगह पर काम करते हुए आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। आप बदसूरत भी नहीं हैं। अगर कोई आपको परेशान करे तो आप सीधे उसके पेट पर लात मार सकते हैं। जो भी समस्या आएगी मैं आपके भाई को आपके लिए सब कुछ बंद कर दूंगा। जो बहुत गर्मजोशी और सुकून देने वाला होता वह सब इस बात से बर्बाद हो गया कि तुम भी बदसूरत नहीं हो। काजल मेहरा ने आंखें खोलकर देखा, रणविजय मेहरा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं भी बदसूरत नहीं हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बार ट्रम्प कार्ड ब्यूटी डीजे हूँ, तुम्हें पता है? मेहरा थोड़ा हैरान हो गई, फिर मुस्कुराई, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सबसे खूबसूरत हो। हंफ, कोई स्वाद नहीं। काजल मेहरा ने अपनी आंखें घुमाई। जब वह जाने वाली थी तो उसे कुछ याद आया और उसने कहा, ये सही है भाई, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब और पैसे फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। ये होटल पहले से ही बहुत महंगा है, सिर्फ एक रात का किराया 180 के रूम है। क्या तुम्हारे पास जियांग में घर नहीं है? तब तुमने इसे पुनर्निर्मित करने के लिए 2 मिलियन रूम भी खर्च किए थे। यह इस होटल की तुलना में बहुत बेहतर होना चाहिए, है ना? मैं समझ गया। रणविजय मेहरा ने सिर हिलाया, उस घर की कुछ सालों से देखभाल नहीं की गई है। मुझे पहले घर को साफ करने के लिए एक सफाईकर्मी को बुलाना होगा। जब तक तुम समझो, मैं पहले काम पर जाऊंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद काजल मेहरा जल्दी से चली गई। जाते समय काजल मेहरा के मुंह के कोने पर मुस्कान लटक गई। ये देखकर कि रणविजय मेहरा खुद को संभालने में सक्षम था, अपनी बहन होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। सोफे पर बैठे रणविजय मेहरा ने देखने के लिए आराम से टीवी खोला। टेलीविजन पर इस समय फिल्म 2012 चल रही थी। यह एक शानदार आपदा फिल्म थी। अपने पिछले जीवन में रणविजय मेहरा ने इसे कम से कम 5 बार देखा था। हालांकि जब उन्होंने टेलीविजन पर अपरिचित पुरुष प्रधान को देखा तो वे चकित रह गए। क्या पुरुष प्रधान जॉन क्यूसैक नहीं होने चाहिए थे? यह कोई दूसरा व्यक्ति क्यों है? रणविजय मेहरा कुछ देर के लिए अचंभित हो गए, फिर उठकर कंप्यूटर टेबल पर चले गए और जॉन क्यूसैक की जानकारी खोजने लगे। हालांकि कुछ देर खोजने के बाद भी उन्हें जॉन क्यूसैक से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। जॉन क्यूसैक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रणविजय मेहरा की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगीं और लगातार मनोरंजन उद्योग के बारे में जानकारी खोजने लगीं। धीरे धीरे रणविजय मेहरा की निगाहों में आश्चर्य और भी बढ़ गया। उन्होंने पाया कि न केवल जॉन क्यूसैक चले गए, बल्कि कुछ अन्य परिचित सुपरस्टार भी चले गए। न केवल हॉलीवुड सुपरस्टार, बल्कि उनके पिछले जन्म के कुछ भारतीय सुपरस्टार भी अब अस्तित्व में नहीं थे। इसके अलावा कुछ फिल्में और टेलीविजन शो भी थे जिन्हें फिल्माया नहीं गया था। भले ही बड़े मनोरंजन उद्योग के भीतर वे फिल्में और टेलीविजन शो बहुत कम थे, लेकिन उन सभी सूचनाओं ने एक बात स्पष्ट कर दी, इस जीवन में दुनिया का विकास पथ बदल गया है। ये सही है। रणविजय मेहरा की निगाहें सोच में पड़ गईं। पिछले जीवन में बच्चों की मां अनन्या शर्मा भी नहीं आई थी, लेकिन इस जीवन में वह दिखाई दी और मेरी एक बेटी भी है। मुझे इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। शायद मेरे पुनर्जन्म के कारण इस जीवन का विकास पथ बदल गया। आखिरकार मैं हान यान अमर सम्राट हूँ। जब कोई सम्राट पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर थोड़ा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस मामले पर विचार करने के बाद रणविजय मेहरा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। इस जीवन में कुछ लोग मौजूद हैं या नहीं, इसका भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा मुख्य कार्य एक अच्छा पिता बनना है। अच्छा पिता मेंग मेंग के लिए वह वास्तव में एक अच्छा पिता था, लेकिन अगर उनके मेहरा परिवार की शिक्षा दूसरों को पता चल जाती तो यह माना जाता कि इस बात पर विवाद हो सकता था कि वे एक अच्छे पिता हैं या नहीं। अपनी बेटी को लाड़ प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग अपनी बेटी को कीड़ा कहना कहाँ सिखाएंगे? इस मेहरा परिवार की शिक्षा वाकई दूसरे लोगों की नज़र में एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन चूंकि रणविजय मेहरा को नहीं लगता था कि इसमें कोई समस्या है, इसलिए ये सब अंततः बेकार था, भले ही दूसरे लोग इसे समस्या ही क्यों न समझें। दस्तक दस्तक दस्तक। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रात के 9 बज चुके थे। इस समय दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा? क्या ये विशेष सेवा हो सकती है? रणविजय मेहरा दरवाजा खोलने गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वे दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि दरवाजे के बाहर खड़ी एक लंबी खूबसूरत महिला थी जिसने धूप का चश्मा पहना हुआ था। सुंदर महिला का शरीर आकर्षक था। उसने फैंडी गाउन ड्रेस पहनी हुई थी। पोशाक का सफेद जेड जैसा मुलायम फर साफ और अनोखा था। पैरों में उसने क्रिस्टल की ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। सुंदर महिला के सीधे सफेद पैर उसके कपड़ों से कहीं ज्यादा आकर्षक थे। अपने बाएं हाथ में उसने सिल्वर कार्टियर कलाई घड़ी पहनी हुई थी और अपने दाहिने हाथ में उसने हेमीज कॉन्स्टेंस ब्लैक एलिगेटर स्किन गोल्ड बटन वाली फीमेल शोल्डर बैग पकड़ रखा था। महिला का पहनावा और स्टाइल बहुत ही फिट था। एक नज़र में रणविजय मेहरा इस पूर्व अमीर दूसरी पीढ़ी ने महिला पर मौजूद सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर लिया। फैंडी वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस 100 के, जूते 50 के, कलाई घड़ी 150 के, एलिगेटर हैंडबैग 400 के और अन्य सभी आभूषणों को एक साथ जोड़कर ये लगभग 1 मिलियन RMB था। लेकिन उन आकर्षक पैरों की कीमत कितनी है?
रणविजय मेहरा की नज़र सुंदर महिला के पैरों पर ऊपर नीचे घूम रही थी। क्या आपने देखना समाप्त कर दिया है? अचानक एक अलग ठंडी आवाज़ गूंजी। जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया वह स्वाभाविक रूप से कोई विशेष सेवा नहीं थी, बल्कि मिंग मिंग की मां अनन्या शर्मा थी। ये सुनकर रणविजय मेहरा ने अपने होठों को सिकोड़ा और पैरों को थोड़ा और देखा, फिर अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, तुम क्यों आए हो? अनन्या शर्मा थोड़ा हैरान हो गई। उसकी शक्ल देखकर वह बिल्कुल मिंग मिंग के हैरान होने के समय की बड़ी हुई शक्ल की तरह लग रही थी। जब इस तरह की अभिव्यक्ति और स्वर इस हिमखंड की सुंदरता पर दिखाई दिए तो ये तुरंत उसे मनमोहक लगने लगा। हालांकि अगले ही पल अनन्या शर्मा के शरीर पर आभा तुरंत ठंडी हो गई। तुम पूछते हो कि मैं क्यों आई? अनन्या शर्मा ने बड़ी शिकायत के साथ कहा, मैं अपनी बेटी को लेने आई थी। बोलने के बाद अनन्या शर्मा रणविजय मेहरा के पास से गुजरी और होटल के कमरे में प्रवेश किया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा, एमिली कहाँ है? ये सुनकर रणविजय मेहरा ने दरवाजा बंद करते हुए थोड़ा मुंह सिकोड़ा और कहा, सबसे पहले उसका नाम एमिली नहीं है, उसका नाम रिया मेहरा है और उसका पालतू नाम मिंग मिंग है। दूसरी बात, वह अभी सो रही है, इसलिए जब आप बात करें तो थोड़ा नर्म रहें। मूल रूप से अनन्या शर्मा को पहले से ही शिकायत थी जब वह शांगजिंग गई और पाया कि रणविजय मेहरा और मिंग मिंग वहां नहीं थे। अभी रणविजय मेहरा की आवाज़ सुनकर वह तुरंत क्रोधित हो गई। अपने धूप के चश्मे को उतारते हुए उसने रणविजय मेहरा को भयंकर रूप से घूरते हुए कहा, आप नाम बदलने के लिए कहते हैं तो नाम बदल दें। मुझे आपकी बात किस आधार पर माननी चाहिए? इस आधार पर कि मैं बच्चे का पिता हूँ। मेरा उपनाम मेहरा है, इसलिए उसका उपनाम भी मेहरा ही होना चाहिए। यह मामला न उठाना तो ठीक था, लेकिन जब यह मामला सामने आया तो रणविजय मेहरा को गुस्सा आ गया। अतीत से लेकर अब तक ऐसा कहाँ हुआ कि किसी व्यक्ति के अपने बच्चे का सरनेम उसके सरनेम से अलग हो? ये सुनकर अनन्या शर्मा के दिल में गुस्सा और भी बढ़ गया। रणविजय मेहरा के सामने जाकर उसने सख्ती से कहा, मैं बच्चे की मां हूं। मैंने उसे 10 महीने तक अपने गर्भ में रखा और जन्म दिया। मैंने ही उसे अब तक पाला है। तुम्हें उससे मिलने देना मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरी अनुमति के बिना उसका नाम बदलने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम जियांग आ रहे हो? क्या तुम्हारी नज़र में अब भी मैं हूं? फिर भी तुम इस सुविधाभोगी पिता हो जिसने एक दिन भी मेरा या उसका ख्याल नहीं रखा, फिर भी तुम गुस्से में हो। तथ्य ये बताते हैं कि कभी भी किसी महिला से झगड़ा नहीं करना चाहिए। शब्दों की इस श्रृंखला ने रणविजय मेहरा के मुंह के कोने को लगातार हिला दिया। साथ ही वह अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। अनन्या शर्मा ने जो कुछ भी कहा वह सच था। चूंकि कठोर काम नहीं करेगा इसलिए नर्म काम करेगा, है न? रणविजय मेहरा की आवाज़ कमज़ोर हो गई जब उन्होंने कहा, पहले बैठो और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक कप पानी लाकर देता हूँ। हंफ, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान ही कहेगा। अनन्या शर्मा ने रणविजय मेहरा की तरफ आंखें घुमाईं और वह अपने ऊंची एड़ी के जूते पहनकर शान से सोफे पर बैठ गई। अनन्या शर्मा के लिए एक कप पानी डालने के बाद रणविजय मेहरा सामने की तरफ बैठे और ध्यान से अनन्या शर्मा को कुछ बार देखा तो ऐसा लगता है कि मिंग मिंग का नाजुक चेहरा, सुंदर बाहें, सुंदर नाक, चमकदार बड़ी आंखें और विलोपत्ती की तरह पतले होंठ व्यावहारिक रूप से सभी अनन्या शर्मा के श्रेष्ठ जीन से विरासत में मिले थे। अध्याय 10। बेशक मिंग मिंग की पीली त्वचा, काली आंखें और काले बाल सभी रणविजय मेहरा के बेहतर जीन से विरासत में मिले थे। ठीक है, सच बोल रहा हूँ। रणविजय मेहरा और मिंग मिंग के बीच केवल बाहें और कान की लोब ही समान थी। ये बात रणविजय मेहरा ने मिंग मिंग को काफी देर तक देखने के बाद पता भी लगाई थी। अनन्या को देखने पर उसके कान की लोब बहुत पतली थी, जबकि रणविजय मेहरा और मिंग मिंग के कान की लोब ज्यादा गोल थी। साथ ही एक नाजुक चेहरे के अलावा अनन्या का फिगर भी बहुत सुडौल था, जिसमें ऐसा आकार की शैतानी आकृति थी। जो जगहें बाहर निकली हुई थीं वे गोल और मोटी थीं। अनन्या की तुलना अब जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब से करें तो उसका शरीर अब बहुत मोटा और गोल था। अभी तो मानो अनन्या के शरीर में एक जादू था जो रणविजय मेहरा की नज़रों को अपनी ओर खींच रही थी और यहाँ तक कि रणविजय मेहरा को उसकी लार निगलने जैसा एहसास दे रही थी। ये औरत माँ बनने के बाद उसका फिगर बहुत बेहतर और आकर्षक हो गया था। रणविजय मेहरा के प्रति शरीर में जो आकर्षण शक्ति थी वह वाकई कम नहीं थी। जब रणविजय मेहरा अनन्या को ऊपर नीचे नाप रहा था तो अनन्या भी रणविजय मेहरा को ऊपर नीचे नाप रही थी। रणविजय मेहरा के चेहरे पर विकृत भाव देखकर अनन्या को अपने दिल में कुछ गर्व महसूस हुआ। कठोर दिमाग, मुझसे बात न करने और अलग थलग रहने की हिम्मत, फिर भी अभी तुम्हारा असली चरित्र सामने आ गया है। हुन्फ। हालांकि रणविजय मेहरा के साफ सुथरे और सजे धजे कपड़ों ने भी अनन्या को कुछ हैरान किया। पिछली बार जब वह रणविजय मेहरा से उसके अपार्टमेंट में मिली थी तो उसके गंदे चेहरे की वजह से अनन्या को उससे बात करने का भी मन नहीं हुआ। लेकिन अभी वह 5 साल पहले जैसा ही दिख रहा था, बस वह पहले जैसा बदतमीज और शालीन नहीं था। अभी उसमें परिपक्वता और स्थिरता थी और साथ ही सहजता का भाव भी। अनन्या की पसंद के हिसाब से उसे अभी का रणविजय मेहरा ज्यादा पसंद था, न कि 5 साल पहले वाला रणविजय मेहरा जो रूखा और बेढंगा था। हंफ, उसे कौन पसंद करता है? अनन्या ने अपने दिल में हल्के से खर्राटे लिए।
दोनों लोग एक दूसरे को अपनी आंखों से घूर रहे थे, एक अपनी बड़ी आंखों से और दूसरा अपनी छोटी आंखों से घूर रहा था। एक दूसरे को घूरते हुए दोनों ने कुछ नहीं कहा, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी साफ आंखें झपकाते हुए कहा। उसके शब्दों में रणविजय मेहरा को याद दिलाने का इरादा था। अगर रणविजय मेहरा ने कुछ अच्छा कहा होता तो ठीक रहता, लेकिन अभी तो वह बोल ही नहीं रहा था। मैं रात में जियांग से शांगजिंग भागी और अगले दिन शांगजिंग से वापस जियांग भागी। मुझे भागना क्यों पड़ा, इसका कारण रणविजय मेहरा ही था, और फिर भी उसने माफी का एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कहा? रणविजय मेहरा ने अपना मुंह खोला और जवाब दिया। एक पल में अनन्या और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और अपने दिल में रणविजय मेहरा के प्रति बहुत निराश भी हुई। वह तुरंत खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, छोड़ो, मुझे भी तुमसे कुछ नहीं कहना है, मैं अभी जाकर एमिली को ले आती हूँ। रुको। ये सुनकर रणविजय मेहरा जल्दी से उठकर कुछ कदम चलकर अनन्या के सामने पहुंच गया। पहले तो रणविजय मेहरा के गुस्से के कारण वह सीधे सीधे कह देता, मिंग मिंग मेरी बेटी है, अब से वह मेरे साथ रहेगी। लेकिन जब उसके मुंह से ये शब्द निकले तो रणविजय मेहरा बोल नहीं पाया। बेशक वह मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि अगर वह ये शब्द कहेगा तो उसके सामने खड़ी महिला तुरंत शेरनी में बदल जाएगी। इस तरह रणविजय मेहरा ने चर्चा के लहजे में कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मिंग मिंग को एक हफ्ते के लिए मेरे साथ रहने दे रही हो? आज तो 5वां दिन ही है। मिंग मिंग मेरी है, मैं जो चाहूं कर सकती हूं और मुझे तुम्हारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अनन्या ने अपनी संप्रभुता घोषित की। बोलते समय अनन्या को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। थूक थूक थूक। मेरा मतलब एमिली है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने रणविजय मेहरा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बेडरूम का दरवाजा खोलकर वह बेडरूम में चली गई। मम्मी। लोगों की आवाज सुनकर मिंग मिंग ने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोलीं। अपनी मां को अपने सामने देखकर छोटी राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। 5 दिनों से एक दूसरे को न देख पाने की वजह से अनन्या को भी छोटी राजकुमारी की बहुत याद आ रही थी। बिस्तर के पास बैठकर उसने मिंग मिंग को धीरे से गले लगा लिया। अनन्या के चेहरे पर इस समय बहुत गर्मजोशी थी। मां के प्यार की चमक बिखेरते हुए उसकी आवाज भी उस समय की तुलना में 100 गुना कोमल थी जब वह रणविजय मेहरा से बात कर रही थी। मेरी बच्ची, क्या तुम्हें मम्मी की याद आई? मिस 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 मिंग मिंग ने खुशी से कहा और अपना छोटा सा मुंह फुलाकर अनन्या के चेहरे को चूमा। रणविजय मेहरा ने अनन्या के चेहरे पर लगे कॉस्मेटिक्स को देखा और याद दिलाना चाहा, अभी चूमो मत, तुम फाउंडेशन के मुंह को चूमो। लेकिन जब शब्द उसके मुंह तक पहुंचे तो वह फिर से शब्द नहीं बोल पाया। शायद यही कारण था कि वह अनन्या और मिंग मिंग के बीच इस गर्मजोशी भरे पल को बाधित नहीं करना चाहता था। अभी मिंग मिंग भी पूरी तरह से उसकी नहीं थी, उसकी अपनी माँ है और माँ उसे ले जाने वाली थी। रणविजय मेहरा ने हल्की सी आह भरी। उसका दिल मिंग मिंग से अलग होने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। मम्मी तुम्हें लेने आई हैं। आंटी फीफी अभी भी नीचे हमारा इंतजार कर रही हैं। चलो अपने कपड़े पहनकर घर वापस चलते हैं। ठीक है, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, घर जाओ। मिंग मिंग ने खुशी से अपने हाथ ऊपर उठाए। मिंग मिंग को अपने उन बालों वाले खिलौनों की बहुत याद आती थी जो घर पर थे। हालांकि जब मिंग मिंग ने अपने कपड़े पहन लिए और अनन्या ने उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से सूटकेस खींचकर दरवाजे की ओर चल पड़ी, तब मिंग मिंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। मम्मी, थोड़ी देर रुको, डैडी ने अभी भी अपने कपड़े नहीं पहने हैं। तुम्हारे डैडी को अभी भी कुछ काम करने हैं, इसलिए मम्मी तुम्हें लेने आई हैं। अनन्या ने कुछ देर सोचा और कहा। जब बगल में खड़े रणविजय मेहरा ने यह सुना तो उसके होंठ हिल गए और वह कहना चाहता था, मैं आज़ाद हूँ, मिंग मिंग को यहीं रहने दो। हालांकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। भले ही अनन्या ने कुछ न कहा हो, लेकिन रणविजय मेहरा के पास भी कुछ काम थे जो उसे करने थे। ये सुनकर कि उसके पिता उसके साथ घर नहीं जा रहे हैं, मिंग मिंग की बड़ी बड़ी आंखें एक सेकंड में ही भर आईं। बूहू, नहीं, मुझे डैडी चाहिए साथ में। मिंग मिंग अपनी मां की गोद में इधर उधर हिलने लगी और रोने लगी। उसने अपने पिता की ओर अपनी छोटी छोटी बाहें फैला दी, अपने पिता से उसे गले लगाने का अनुरोध किया। रणविजय मेहरा का दिल थोड़ा कांप उठा और उसने जल्दी से आगे बढ़कर मिंग मिंग को अपने गले में ले लिया और उसे सांत्वना देने लगा। पिता अपनी बेटी को सांत्वना दे रहे हैं, यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा दृश्य होना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर अनन्या कुछ परेशान महसूस कर रही थी। अभी केवल 5 दिन हुए हैं और वह पहले से ही अपने पिता के साथ इतनी घनिष्ठ है। अगर समय और बढ़ गया तो क्या मैं उसे फिर से अपने साथ ले जा पाऊंगी? अनन्या को लगा कि यह एक खतरनाक संकेत था। वह किसी को भी अपनी बेटी को उससे छीनने की अनुमति नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने रणविजय मेहरा को एक धमकी भरी नजर से देखा। रणविजय मेहरा ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और सांत्वना देते हुए कहा, मिंग मिंग, डैडी के पास वाकई बहुत काम है। डैडी को अगले कुछ दिनों में एक डोमेन ढूंढना है ताकि मैं मिंग मिंग के लिए एक यूटोपिया बना सकूं। इस तरह भविष्य में मिंग मिंग डैडी के साथ रह पाएगी और मम्मी के साथ भी हमेशा के लिए। सच में? बेशक, डैडी कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे, रणविजय मेहरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो यूटोपिया में क्या है? क्या कोई प्यारी गुड़िया है? मिंग मिंग ने रोना बंद कर दिया। हालांकि उसकी आंखों के कोने में अभी भी आंसू लटके हुए थे, जिससे वह बहुत दयनीय लग रही थी।
रणविजय मेहरा ने मिंग मिंग की आंखों के कोने में आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, न केवल गुड़िया हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा घर भी है। प्यारे कुत्ते, सुंदर बिल्लियां और कई अन्य पालतू जानवर भी हैं जिनके साथ तुम खेल सकती हो। साथ ही वहां बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन और बहुत सारी मजेदार जगहें होंगी। वाह, कुत्ते और बिल्लियां। मिंग मिंग को ये पसंद है। मिंग मिंग ने लालसा से कहा, जब तक तुम्हें ये पसंद है। इसलिए डैडी के पास वाकई करने के लिए बहुत सारे काम हैं। डैडी के काम खत्म करने के बाद मैं आकर मिंग मिंग को ले जाऊंगी, ठीक है। रणविजय मेहरा को देखकर मिंग मिंग को कुछ वाक्यों से रोना बंद करने के लिए मना लिया। राहत की सांस लेते हुए उसने दिल में हल्के से खर्राटे भी लिए। सुंदर शब्द और फूलों वाली वाणी, ये रणविजय मेहरा वाकई बच्चों को झांसा देना जानता है। हालांकि ये पहली बार था जब अनन्या ने रणविजय मेहरा का इतना कोमल पक्ष देखा था। रणविजय मेहरा की मुस्कान से उसे उस कठोर और सख्त दिमाग वाले रणविजय मेहरा से कोई समानता नहीं दिखी जिससे उसने कुछ दिन पहले झगड़ा किया था। ठीक है एमिली, अपने डैडी को अलविदा कहो, हमें अभी जाना है। अनन्या ने एक बार फिर छोटी राजकुमारी को अपनी बाहों में भर लिया। अलविदा डैडी, छोटी राजकुमारी ने हाथ हिलाया। मनाने के बाद भी छोटी राजकुमारी अपने डैडी से अलग होने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थी। मैं तुम्हें सब भेज दूं। रणविजय मेहरा ने चुपचाप थोड़ा भारी सूटकेस उठाया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए और उदास मिंग मिंग को देखकर रणविजय मेहरा मुस्कुराए और उसके सिर पर थपथपाया। मिंग मिंग, अगली बार तुम्हें मुझे डैडी कहना होगा, तीसरे स्वर में नहीं बल्कि चौथे स्वर में। डैडी। मिंग मिंग की उम्र अभी छोटी थी और इसलिए उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा वह उत्तरी अमेरिका में पली बड़ी थी। उसकी अंग्रेजी धाराप्रवाह थी, लेकिन अपनी भारतीय भाषा के लिए उसने अभी अभी इसे सीखना शुरू किया था और इसलिए वह अभी भी उच्चारण में उतनी अच्छी नहीं थी। गलत। रणविजय मेहरा ने अजीब चेहरे के साथ कहा, आप जिस डैडी की बात कर रहे हैं वह गोबर है, जिसका मतलब है मल। क्या डैडी मल जैसे दिखते हैं? रणविजय मेहरा के अजीब चेहरे के सामने छोटी राजकुमारी लगातार हंसती रही। मुझे लगता है कि तुम वाकई मल जैसे दिखते हो। अनन्या तुलना से गहराई से सहमत हुई और चिढ़ाने वाले लहजे में बोली, बेबी, अगली बार तुम उसे बस डैडी कह सकते हो। नहीं नहीं, उसे बदबूदार डैडी कहो। हे, बदबूदार डैडी, बदबूदार बदबूदार डैडी। हंसी के बीच उनमें से कुछ नीचे पहुंच गए। जब जाने का समय हुआ तो छोटी बच्ची अभी भी अनिच्छा से दयनीय ढंग से पूछ रही थी, मम्मी, मैं पापा को फिर कब देख पाऊंगी? जब वे अपने काम निपटा लेंगे। अनन्या ने सहजता से उत्तर दिया। तो तुम अपने काम कब निपटाओगे पापा? मिंग मिंग ने पूछा। सवाल सुनकर रणविजय मेहरा कहना चाहते थे, पापा व्यस्त नहीं हैं, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, पापा